ओके, तो आप समझ गए कि आज हम लोग का क्लास क्या रहने वाला है। आज मैं आपको और एक बार बताता हूँ एक लाइन पे कि आज हम लोग देखने वाले हैं, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जितने भी आईसी इंजन में पार्ट्स होते हैं, जितने भी आईसी इंजन में पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स किस किस मटेरियल के बने होते हैं और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसको बनाया जाता है। समझे मेरी बात की नहीं। जैसे बात करेंगे वाल्व स्प्रिंग का बात किए थे हम लोग, है ना, वाल्व रोकर का बात किए थे, पुश रड का बात किए थे, इनलेट आउटलेट वाल्व का बात किए थे, सिलेंडर हेड का बात किए थे। इसके अलावा इसमें मेरा क्रैंक था, पिस्टन रिंग था, सिलेंडर था, कनेक्टिंग रड था। तो ये सब जो है ना, जैसे देखो ना यहाँ पे सब किस मटेरियल का है। जैसे कोई कास्ट आयरन का है, कोई आपका एलॉय है, एल्यूमिनियम का एलॉय है, कोई सिलिकॉन कास्ट आयरन का है, कोई स्टील है, राइट, कोई आपका व्हाइट मेटल है। एंड इसके बाद ये किस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है, तो कोई कास्टिंग से बनाया गया है, कोई फॉर्मिंग से बनाया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कितने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप आईसी इंजन को देखते हो तो इसको कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बारी। देखो, अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले होता है एक पार्ट जिसको कहा जाता है सिलेंडर हेड, यानी कि सिलेंडर का ऊपरी पार्ट को कहा जाता है सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर कौन सा पार्ट है, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं ना, दिस इज योर सिलेंडर। ये जो है, ये मैं ग्रीन कलर से जो मैं आपको कर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये हो जाता है मेरा सिलेंडर। समझ आया कि नहीं, ये क्या हो गया मेरा सिलेंडर हो गया। ये क्लियर है, ठीक है सर जी, ये मेरा सिलेंडर हो गया। ओके, सिलेंडर के अंदर ही सारा का सारा रहता है। जैसे आपका फ्यूल जो डाला जाता है इसी के अंदर डाला जाता है। इसी के अंदर मेरा पिस्टन मूवमेंट करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ऊपर से नीचे जाता है, टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी से बीडीसी। इसी में उस ऊपर नीचे ले जाने में हेल्प कौन करता है, मेरा कनेक्टिंग रड करता है, राइट। इसी में क्रैंक अंदर में लगा रहता है, फिर बाहर में आता है कनेक्टेड आपका रहता है क्या, जो क्रैंक बाकी चीजें से कनेक्टेड रहता है। क्रैंक शाफ्ट हो गया या फ्लाईव्हील हो गया, ये सबसे। हेलो सर, 5 मिनट देखे ना क्लास कैसे चल रहा है। हम्म। अच्छा, ऑडियो पूरा क्लियर है लेकिन ये रुक रहा है, हमको भी वही देखे तो मुझे लगा ऐसा। अब तो सर अब क्या किया जा सकता है, अब कुछ ना कुछ हमको लग रहा है क्या है। हाँ, आई थिंक वही हो सकता है सर। उतना सेटिंग वेटिंग पता नहीं है, तो माइंड भी उसके चलते कुछ हो रहा है। ठीक ठीक। देखिए, मैं थोड़ा बहुत अभी बात कर रहा था सर से कि आप लोग का क्लास जो स्मूथ चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही चल रहा है, बट थोड़ा बहुत कहीं देखने को मिल रहा है आपका 1 सेकंड 2 सेकंड फ्रीज हो जा रहा है मेरा फेस, ठीक है, यानी कि आपका फोटो जो है, जो पिक्चर है वो आपका फ्रीज हो रहा है। अदरवाइज जो है ऑडियो आपको बिल्कुल सही जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आप रजिस्ट कर लीजिएगा, इसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग रिजोल्व कर लेंगे, तो आप बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। तो मैं क्या बात कर रहा था, ये मेरा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर सारे आपके पार्ट रहता है। जैसे ये जो हो गया ना, ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया, जो येलो कलर से आप देख रहे हो ये आपका पिस्टन हो गया। यहाँ से रहा कनेक्टिंग रड हो गया, ये क्या हो गया, कनेक्टिंग रड हो गया। कनेक्टिंग रड के बाद ये जो आप देख सकते हो ये आपका क्रैंक पिन है, ठीक है, क्रैंक पिन है। इसके ऊपर में देखो वाल्व के थ्रू आपका, इनलेट वाल्व के थ्रू आपका एयर पेट्रोल या डीजल, एयर पेट्रोल या एयर आता था। अगर बात करेंगे सीआई में, तो सीआई एसआई इंजन में क्या आता था, एसआई इंजन में मेरा पेट्रोल के साथ साथ एयर आता था इनलेट में। और अगर बात करेंगे सीआई इंजन में, तो सीआई इंजन में सिर्फ फ्रेश एयर आ जाता है, किसके थ्रू, आपके इनलेट वाल्व के थ्रू। तो ये देखो दो वाल्व यहाँ पे लगा हुआ ऊपर में, ये रहा एक इनलेट वाल्व, एक मेरा आपका आउटलेट वाल्व है, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं पार्ट्स को वन बाय वन करके बता देता हूँ। तो सिलेंडर के अंदर क्या क्या रहता है वो मैं बताता हूँ फटाफट। ऊपर में आपका रहता है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व या आउटलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, दो चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसको कहा जाता है सिलेंडर हेड, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है हेड कहा जाता है, सिलेंडर का हेड, ठीक है, सिलेंडर हेड हो गया। तो सिलेंडर हेड में पाया जाता है इनलेट और आउटलेट वाल्व, पाया जाता मतलब होता है, अच्छा ठीक है। स्पार्क प्लग भी यही रहता है। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे स्पार्क प्लग है, क्या यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे फ्यूल, ठीक है, इंजेक्टर भी हो सकता है इन केस ऑफ सीआई इंजन। लेकिन स्पार्क प्लग यानी कि आपका एसआई इंजन है, अगर यहाँ पे आप फ्यूल इंजेक्टर ले लो तो ये सीआई इंजन बन जाएगा,
ठीक है। अब इन दोनों को तो फिगर बनाता नहीं हूं, बस यही समझ लेना कि अगर आप यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा दोगे तो मेरा सी इंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात की नहीं? अच्छा ठीक है। इसके बाद चूंकि मैं यहाँ पे ऐसा इंजन को लिया हूं, तो ऐसा इंजन में वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए एक वाल्व स्प्रिंग रहता है। जो वाल्व स्प्रिंग आपका इससे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग जैसा रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग जैसा रहता है। अब जो वाल्व स्प्रिंग रहता है इससे कनेक्टेड मेरा क्या रहता है, इससे कनेक्टेड रहता है मेरा वाल्व रोकर। अब इसका काम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इससे क्या रहता है, वाल्व रोकर। अब वाल्व रोकर से एक पुश रड कनेक्टेड रहता है जो नीचे तक आता है, और इसको जो है इसको मैनेजमेंट करता है, ऊपर नीचे ले जाने का काम रहता है मेरा टैपेट का, जो बेसिकली फॉलोवर होता है, जो फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ये मेरा केम और केम शाफ्ट को। देखो ये मेरा केम हो गया, जो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा जो है ना, ऐसा, दिस इज योर केम, ये मेरा केम हो गया। और अंदर में जो है ना ये आपका क्या, केम शाफ्ट है, दिस इज योर केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट क्या होता है, केम शाफ्ट जब मेरा घूमता है तब मेरा केम भी रोटेट करता है, जिसके वजह से टेपेट जो है ना वो ऊपर नीचे होता है। और इसको फॉलोवर क्यों कर रहा है? क्योंकि फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? केम शाफ्ट को। तो जब ये टेपेट, मेरा टेपेट कौन सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं ग्रीन कलर से, ठीक है, ये जो आप देख सकते हो दिस इज योर टेपेट। तो जब मेरा टेपेट ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, इससे कनेक्टेड मेरा कौन है, पुश रड, जो अभी मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं। तो पुश रड भी ऊपर नीचे होता है। तो पुश रड जब ऊपर हो जाता है ना, तो वाल्व रोकर जो है वो इस वाले स्प्रिंग को दबाता है। जैसे स्प्रिंग को दबाया तो क्या होगा, ये आपका जो इससे कनेक्टेड आपका पिन है ये नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आ जाता है आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, तभी एयर फ्यूल मिक्सचर जो इंटर कर जाता है। अगर आप ऐसा इंजन ले रहे हो तो क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आपका इंटर कर जा रहा है, कर जा रहा है। अगर सीआर रहता तो सिर्फ फ्रेश एयर आता। तो सर बोलेंगे बंद कैसे करेंगे? तो जब तक आप दबा के रखोगे तब तक आपका खुलता है ऑटोमेटिक, उसके बाद ये ऊपर हट जाता है और बंद हो जाता है। तो इस तरह से आपका स्प्रिंग लोडेड ये काम मेरा करता है। चलिए यहां तक समझ गए ना? तो ये हो गया आपका सारा पार्ट समझ गए, वाल्व स्प्रिंग। और ये वाल्व स्प्रिंग कंट्रोल करता है मेरा क्या, वाल्व के मोशन को। वाल्व मतलब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, या फिर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व कब खुलता है, यानी कब आपका एयर फ्यूल रेशियो आएगा। एयर रेशियो जो होता है आपका किसका, पेट्रोल का, एयर का, कितना आएगा, कब तक आएगा, मैकेनिज्म पूरा काम करता है। उससे कनेक्टेड रहता है आपका वाल्व रोकर, पुश रड, टेपेट और केम शाफ्ट। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे, यानी कि सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर हेड में ये सभी चीज देख ली। सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर बात करें सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो वो मेरा क्या जाता है। पहली बात तो आप देख लो कि ये मेरा सिलेंडर हो गया, मैं जो बताया, यहां से लेकर यहां तक, इतना तक, ये सभी क्या आ गया, ये तो सिलेंडर हेड हुआ। तो यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आएगा वो रहेगा मेरा पिस्टन, जो आप देख सकते हो ये रहा मेरा पिस्टन, जो पीला कलर से अभी मैं दिखा रहा हूं ब्लैक से, दिस इज माई पिस्टन। अब पिस्टन से कनेक्टेड रहता है मेरा कनेक्टिंग रड। तो ये हो गया मेरा कनेक्टिंग रड। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया पिस्टन है ये, और ये मेरा है कनेक्टिंग रड। ये क्या है, मेरा कनेक्टिंग रड है। अब कनेक्टिंग रड को पकड़े कौन रखता है, तो पकड़ने के यहाँ पे आ जाता है मेरा पिन, एक होता है, उस पिन का नाम हम लोग बोलते हैं गजन पिन। याद रखना यहाँ पे दो पिन यूज होता है, एक मेरा पिस्टन को कनेक्ट करता है कनेक्टिंग रड से। देखो यहाँ पे पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रड रहा, उसको जो पकड़ रखा वो मेरा है गजन पिन। कौन है, मेरा गजन पिन होता है, बड़ा होता है इसलिए गजन पिन कहा जाता है। अब जो आपका कनेक्टिंग रड आया जो क्रैंक को पकड़े हुए है, इसको कहा जाता है क्रैंक पिन। तो यहाँ पे और एक पिन है जो रेड कलर से दोनों पिन को मैं दिखा रहा हूँ, ये एक नंबर का ये गजन पिन, और ये दूसरा नंबर का ये हो गया क्रैंक पिन, जो क्रैंक को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, क्रैंक को पकड़े हुए रहता है। तो अब मैं अगर दिखाऊंगा तो इसे आपका क्रैंक आर्म कहा जाता है, फिर क्रैंक बोल सकते हो। और इससे आपका ये क्या रहता है, बैलेंस वेट रहता है। बैलेंस वेट को क्यों दिया जाता है, ताकि वो लोड को बैलेंस करे। जब मूवमेंट हो तो लोड उसको कैरी करे और मूवमेंट उसको करवाए। ठीक है, तो बैलेंस वेट दिया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, किसके, क्रैंक के मोशन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस वेट आपको दिया जाता है। चलिए, तो ये बैलेंस वेट हो गया। अच्छा, इतना हो गया। सिलेंडर तो ये हो गया, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पिस्टन में, तो पिस्टन में 3 रिंग होता है, मतलब आप समझो उसमें आप ध्यान दोगे ना तो इसमें देख सकते हो एक आपका पहला रिंग, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। ये कुछ रिंग्स होता है जो अलग अलग रिंग होता है। इसमें ऑयल रिंग भी रहता है और कंप्रेशन रिंग भी रहता है। ऑयल रिंग का काम रहता है कि ऑयल लीकेज ना होने देना पिस्टन से बाहर, ठीक है, और पिस्टन रिंग का काम होता है कंप्रेशन में उसका हेल्प करना। तो कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग दोनों तरीका का यहाँ पे रिंग देखा जाता है। अगर आप पिस्टन को कभी नहीं देखे होंगे तो आप लोग गूगल में सर्च मारिएगा, आपको दिखा देगा। फिर अगर हाथ में आपका आएगा तो पता चलेगा उसके चारों ओर ना रिंग जैसा लगा रहा था, पतला पतला। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, तो मुझे लगा मैं सारी चीज के बारे में डिस्कस कर दिया आप लोगों को। वाल्व स्प्रिंग हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, सिलेंडर, कनेक्टिंग रड, बैलेंस वेट, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, क्रैंक केस, ये तो नीचे क्रैंक केस रहता है जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे। 2 स्ट्रोक में यहीं पे आपका फ्यूल वगैरह रहता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर जाता था। इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, चाहे वो एसआई रहे या सीआई रहे।
ठीक है। बाकी गजन पिन, टेपेट हो गया, केम साड़ो, सब कुछ हो गया। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं इन सभी कौन कौन सा मटेरियल से बना होता है और ये कैसे आपका कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है उसको बनाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेंडर का। देखो उन सभी को ही लिया गया, यहाँ पे इंक्लूड करा गया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिलेंडर के बारे में, जो मेरा जो सिलेंडर होता है, ये जो मेरा सिलेंडर रहा, दिस इज माय सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है ये मेरा बना होता है कास्ट आयरन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कास्ट आयरन का बना रहता है और समटाइम एलॉय स्टील का भी बना रहता है। अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूं, चाहे मैं बात करता हूं स्टील का या बात करता हूं कास्ट आयरन का, बोथ आर एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये भी आपका आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है, ये भी आपका आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है। आप बोलेगा सर कार्बन मिला रहे हैं, कार्बन क्यों मिला रहे हैं? कार्बन मिलाते हैं इसका हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं स्टील किल में जो कार्बन परसेंट रहता है वो मैक्सिमम 2.1 तक मिला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन में जो आपका कार्बन परसेंटेज है वो स्टार्ट ही होता है 2.1 से, 2.1 से लेकर 6.67% तक हम लोग मिलाते हैं कार्बन। यानी कि मैंने कहा कि कार्बन क्यों मिलाते हैं, उसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। हार्डनेस, टफनेस, यानी कि समझो कि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बोलेंगे सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? मैं आपको इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ाऊंगा, जैसे हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, फटीग, ये सब जो होता है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, राइट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए हम लोग कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो जब यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन है, इट मीन से ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा स्टील होता है वो मेरा एक डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मतलब क्या था? फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपने आप को शेप एंड साइज को चेंज कर देता है, लेकिन जैसे फोर्स को हटाएंगे तो रिटर्न वो अपना शेप एंड साइज में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि मेरे पास क्या ये आपका ये कॉपी है ना, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो देखो ये मुड़ गया ना, ये मुड़ गया। लेकिन जैसे मैं फोर्स को छोड़ दूंगा, छोड़ने के बाद देखो ये सीधा हो गया, यानी कि अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाएगा इसका डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? इसका डक्टिलिटी कहलाएगा। समझ आई में? यानी कि डक्टाइल मटेरियल है। अब बात करते हैं जो कास्ट आयरन, ये होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरा हाथ में जो पेन है ना, जो पेन टेप का पेन है, ये एकदम प्योर आपका थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ, थर्मोप्लास्टिक का। अगर इसको मैं तोड़ता हूं ना तो बिल्कुल बेंड नहीं होगा, एक थोड़ा भी नहीं, डायरेक्ट भले टूट जाएगा, डायरेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन इसमें नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट फ्रैक्चर कर जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा गया ना कास्ट आयरन एलॉय स्टील, तो समझ लो बेसिकली आयरन एंड कार्बन का ही दोनों मिक्सचर होता है एक में। अगर बात करें कास्ट आयरन में तो उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा होता है, स्टील में कम होता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो सिलेंडर को कहां पे यूज कर रहे हो सकता है आप 2 स्ट्रोक जैसे बाइक वगैरह में बना रहे हो, या फिर बहुत हेवी इंजन ट्रक वगैरह बस वगैरह में यूज कर रहे हो, तब वहां पे क्या करेंगे? कास्ट का यूज करेंगे, कास्ट आयरन का यूज करेंगे। ठीक है, कहीं कम लग रहा तो एलॉय स्टील से भी काम चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में अगर एक ऑप्शन रहा तो आपको मारना है कास्ट आयरन ही, लेकिन दोनों भी पूछा जाता है, इस चीज का भी आप लोग को ध्यान में रखना। अगर कास्ट आयरन ऑप्शन में नहीं है तब आपको मारोगे क्या? एलॉय स्टील ही मारोगे। अच्छा, किससे बनाया जाता है? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर कि कास्टिंग ऐसा एक प्रोसेस है ना जो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एलॉय एलिमेंट बनाना, एलॉय एलिमेंट, एलॉय मतलब क्या होता है? मिश्र धातु कहा जाता है हिंदी में, अगर मैं गलत ना हो तो क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। मतलब किसी को अगर मिश्र धातु बनाना है ना तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कहलाता है मेरा कास्टिंग। क्यों? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एलॉय जैसे मैंने कहा कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन रहे या स्टील रहे, ये किसका आपका एलॉय होता है? आयरन का एंड कार्बन का। तो आयरन एंड कार्बन को आप अगर दोनों को मिलाना चाहते हो तो क्या आपके पास कोई तरीका है? बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। आप बोलेंगे सर जी वेल्डिंग कर दीजिए, तो वेल्डिंग से दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन जुड़ जाएगा, ये पूरी तरह से फ्यूज नहीं होगा। ये अलग, ये आपका रहेगा, मान लो आयरन रहा, ये कार्बन रहा, तो दोनों अलग अलग है ना। तो जैसे आपका ब्रास भी बना जाता है कॉपर को आपके जिंक को जोड़ के, तो ये सब जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? ये करते हैं हम लोग आपके कोई भी मिश्रण बनाने के लिए, यानी कि कोई एलॉय बनाने के लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग ही प्रोसेस होता है। क्योंकि जब इसको कास्टिंग क्या होता है? आपने लिया आयरन को, कार्बन को, दोनों को गर्म करके लिक्विड में ले आया, पानी के फॉर्म में ले आया, और दोनों को मिक्स हो, पानी के फॉर्म में ऑटोमेटिक सारा मोलिक्यूल आपस में फ्यूज हो जाता है और अच्छी तरह से मिल जाता है। फिर जो मिलता है वो एलॉय आपका एलिमेंट हो जाता है। तो आप अधिकतर देखोगे ना, तो देखो कास्टिंग 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 कास्टिंग, ये देखो फोर्जिंग से बना गया फिर कास्टिंग, क्योंकि अधिकतर जो यूज किया जाता है वो एलॉय एलिमेंट ही यहाँ पे यूज किया। ध्यान दो, कास्ट आयरन आपका, फिर से देखो एलॉय एलॉय, कास्ट आयरन, स्टील, फिर से ये आपका एलॉय ही है, फिर यहाँ पे एलॉय है, स्टील भी एलॉय है, स्टील भी एलॉय है, स्टील है। फिर यहाँ पे ध्यान देखो कि निकल,
निकल है, फिर कास्ट आयरन है, फिर एलॉय स्टील है, तो अधिकतर स्टील है, मिश्र धातु है। तो अगर मिश्र धातु है तो ऑब्वियसली बात है वो कास्टिंग से ही बनेगा। किससे बनेगा? वो कास्टिंग से ही मेरा बनेगा। तो वही बात है, सिलेंडर बनता है मेरा कास्ट या एलॉय स्टील से कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर बात करें सिलेंडर हेड का, मतलब ये जो सिलेंडर हेड है ये किसके थ्रू बनाया जाता है? ये भी हम लोग या तो कास्ट आयरन रहेगा या एलॉय स्टील, मतलब सेम चीज रहेगा दोनों, सिलेंडर या सिलेंडर हेड रहे। लेकिन इसको कभी हम लोग फॉर्मिंग से भी बनाते हैं। फॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि बस मैंने कहा था ना, फॉर्म मतलब कि इसके शेप एंड साइज को बस बदल देना, इसमें गलाते उलाते नहीं। मतलब आपके पास पहले से ही आपके पास है कास्ट आयरन का कोई सीट है, बड़ा सा कोई चादर है, उस चादर को पीट उठ के हम लोग इस तरह बना दिए, ठीक है, तो बन गया मेरा। इसलिए फॉर्मिंग से प्रोसेस से भी बनाया जाता है सिलेंडर के हेड को, क्योंकि सिलेंडर है उतना टफ होता नहीं, बस को कवर करना ऊपर पार्ट। चलिए फिर बात करते हैं आगे पिस्टन का। ये रहा मेरा पिस्टन। पिस्टन का अगर बात किया जाए तो ये भी मेरा कास्टिंग और फोर्जिंग से बनता है, ठीक है। ये फॉर्मिंग से बनता है, ध्यान दो, ये फॉर्मिंग है लेकिन मेरा फोर्जिंग है। फोर्जिंग अलग प्रोसेस है। फोर्जिंग कौन करता है? जो आपका लोहार लोग होता है ना, पीटा जाता है, फोर्ज मतलब होता है पीटना। तो हथौड़ा लेके मान लो लोहा को क्या करता है, ये मान लो मेरे पास फर्नेस है, कोई चूल्हा है, इसमें लोहा को अंदर डाला जाता है और जब गर्म हो जाता है, तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो काफी रिएक्टिव हो जाता है। अंदर का जो भी आयरन का जो भी मोलिकुल्स है, जिस रड को आप डाले हो उसके अंदर का मोलिकुल्स का मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, जिसके वजह से वो मूवमेंट होता है तो आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो। तो वहां पे क्या हैमरिंग करके वो अलग अलग तरह का शेप एंड साइज को ढाला जाता है, तो उसको कहा जाता है फोर्जिंग। तो या तो कास्टिंग या फोर्जिंग के थ्रू हम लोग बनाते हैं पिस्टन को। ये भी आपका वही या तो कास्ट आयरन से या एलॉय के स्टील से बनता है, ठीक है, एल्युमिनियम के स्टील से। एल्युमिनियम यहाँ पे है, ध्यान देना, यहाँ क्या है, ये मेरा एलॉय स्टील था, ये एल को बोला जाता है इन शॉर्ट में एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम को इन शॉर्ट में एलॉय एल कहा जाता है, एल्युमिनियम। तो ये आपका एल्युमिनियम एलॉय से बन सकता है, ये भी कास्ट आयरन के अलावे ये भी एल्युमिनियम एलॉय से बन सकता है। अब बात करते हैं पिस्टन रिंग का। तो मैंने कहा था ना, तीन आपका पिस्टन रिंग है, तीन रहता है, कभी दो रहता है, अधिकतर तीन देखा जाता है। तो ये आपका सिलिकॉन कास्ट आयरन से बनता है, होता सिलिक कास्ट आयरन ही है, मतलब ये भी आपका आयरन एंड कार्बन का ही मिक्सचर है, लेकिन उसमें सिलिकॉन को भी ऐड करते हैं, और ये भी आपका कास्टिंग से ही बनता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ गया पिस्टन पिन। पिस्टन पिन मतलब गजन पिन। पिन कौन है? ये वाला पिन जो है, जो बेसिकली गजन पिन जिसको कहते हैं, जो बेसिकली किसको जोड़ता है, पिस्टन को एंड हमारे कनेक्टिंग रड को जोड़ता है। पिस्टन को एंड कनेक्टिंग रड को जो जोड़ता है उसको कहा जाता है मेरा क्या, गजन पिन कहा जाता है। अगर मैं इसका बात करता हूं, ये मेरा बनता है किससे, स्टील से बनता है। स्टील भी आयरन कार्बन का मिक्सर जिसमें कार्बन परसेंटेज कम है, यानी कि थोड़ा सा ये कैसा चाहिए होता है, ये थोड़ा सा ये होता है मुझे डक्टाइल मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से जितना मूवमेंट होता है ना, तो कहीं अगर ज्यादा ब्रिटल बना देंगे तो टूट सकता है। तो ये फोर्सेस वगैरह को झेलने के लिए इसको ज्यादा हार्ड नहीं बनाया जाता, ज्यादा ब्रिटल नहीं बनाया जाता, इसलिए कार्बन परसेंटेज इसमें कम रहता है, परसेंटेज या कार्बन इसमें कम मिलाया जाता है। तो इसको बनाया जाता है फोर्जिंग के थ्रू। किसके थ्रू बनाया जाता है? फोर्जिंग के थ्रू इसको बनाया जाता है। तो ये रहा फोर्जिंग का प्रोसेस हो गया। चलिए, फोर्जिंग वही पीट उठ के बनाया जाता है, गरम गरम चूल्हा में डालो, फिर निकालो, फिर पीटो, उसे अपना शेप एंड साइज में ढालो। क्योंकि कनेक्टिंग रड आपका देखोगे तो कुछ इस तरह का रहता है। ये आई सेक्शन, अच्छा यहाँ पे आई सेक्शन नहीं, हाँ देखो आगे चलकर पता चलेगा, ठीक है। ये तो गजन पिन हो गया। तो गजन पिन जो है वो स्टील से फोर्जिंग ये प्रोसेस हो गया ना। बात करते हैं वाल्व का। और अच्छा इसी टाइम पे देख लो कि गजन पिन किसको जोड़ता है, कनेक्टिंग रड को। तो कनेक्टिंग रड को आई सेक्शन भी कहा जाता है, आई सेक्शन, क्योंकि कनेक्टिंग रड देखो सीधा सीधा है ना, तो ये आई जैसा ही देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? आई जैसा देखने को लग रहा है। तो ये आई जो होता है और ऊपर में आपका पिन रहता है गजन पिन, नीचे में क्रैंक पिन, तो बेसिकली आई जैसा ही देखने को मिलता है। लगभग लगभग अगर बात करोगे इस तरह अगर जोड़ देंगे पिन को तो आई जैसा देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका एलॉय स्टील से बनता है और ये भी आपका फोर्जिंग से ही बनता है। वाल्व का भी बात करेंगे तो वाल्व भी आपका फोर्जिंग से भी बनेगा, वो भी आपका एलॉय स्टील या फिर स्टील से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट कौन सा होता है? ये वाला क्रैंक आर्म जो होता है, ये क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है। तो ये अगर बात करें, ये भी एलॉय स्टील, सेम फोर्जिंग से। क्रैंक केस जो नीचे में आपका क्रैंक केस होता है, ये चीज है ना क्रैंक केस। तो क्रैंक केस या तो एल्युमिनियम के एलॉय या कास्ट आयरन या स्टील, ठीक है, ये भी आपका कास्टिंग से बनता है। अगर बात करेंगे बियरिंग वगैरह, जो भी इसमें बियरिंग वगैरह अटैच रहता है, वो या तो व्हाइट मेटल से बनता है या फिर लेडेड मेटल ब्रॉन्ज से। तो इसको ध्यान रखें कि भी आपका कास्टिंग से ही बनता है। और सिलेंडर का लाइनर जो होता है, जो सपोर्ट उसको करता है आउटर फेस में, वो या तो कास्ट आयरन से या निकल एलॉय स्टील से बनता है। तो ये भी आपका कास्टिंग से ही बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल हो गया जिससे अलग अलग मेरा इंजन के पार्ट्स को बनाया जाता है। ये तो कुछ रटने वाली चीज है नहीं, ठीक है। और यहाँ जो आपको समझ थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है कि एलॉय क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, फॉर्मिंग क्या होता है, तो ये सब चीज जो आपको अभी कंफ्यूजन अगर होगा
तो कोई दिक्कत नहीं, होगा, एकदम होना भी चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप मैकेनिकल से नहीं हो तो, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आगे चलकर किसमें, या फिर अगर आप मैकेनिकल से हो भी तो चीजों को अगर आप नहीं पढ़े हो अच्छी तरह से, तो जब मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा कास्टिंग प्रोडक्शन में, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है कास्टिंग, क्या होता है फॉर्मिंग, क्या होता है आपका फोर्जिंग, और क्या आता है एलॉय, कास्ट आयरन, स्टील, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्रिस्टल एंड क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग देखो, अब जो न्यू टॉपिक, एकदम फ्रेश एंड न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हम लोग, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूल। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूल के बारे में। अब देखो, अब चीजें जो है ना उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, अब आपको आराम आराम चीज मिलेगा, फिर आगे चलकर कुछ टॉपिक होगा जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है, लेकिन फिलहाल अभी जो टॉपिक चलेगा जैसे फ्यूल अब कौन सा फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, बट हम लोग सॉलिड भी फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, सॉलिड भी फ्यूल यूज करते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, कोयला जो होता है, और आपका गैसेस जैसे सीएनजी, एलपीजी, लेकिन अधिकतर हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप इजी लगा लोगे, ताकि एक बार अगर आप जाने रहोगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बट उससे पहले एक थोड़ा सा चीज जान लो, समटाइम बोला जाता है कि कंप्रेशन रेशियो को दूसरा फॉर्म में लिखा जाता है। आप लोग को याद होगा, मैं आप लोगों को कंप्रेशन रेशियो बहुत अच्छी तरह से डील करवा चुका हूं कि आखिर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। वैसे मैं बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बताया हूं, कंप्रेशन रेशियो हो गया, एक्सपेंशन रेशियो हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो और आ जाता है क्या, कट ऑफ रेशियो आ जाता है, ठीक है, प्रेशर रेशियो आ जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो को एक अलग फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी आप जान लो किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको क्यों लिखा जाता है। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि इस बारी में क्या कर रहा हूं, पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट को मैं हॉरिजॉन्टल लिया हूं, मतलब कि ये रहा मेरा सिलेंडर, ये क्या हो गया, मेरा सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर में ये मेरा पिस्टन है, रेड कलर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्या है, मेरा पिस्टन है, और पिस्टन से कनेक्टिंग रड आपका कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रड कनेक्टेड, जिससे आपका क्रैंक पिन वगैरह और क्रैंक आपका रोटेट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर क्या होता है। तो टॉप डेड सेंटर, चूंकि मैं अगर इसको वर्टिकली बनाता तो वर्टिकली हम लोग लेते ऊपर वाले को टॉप डेड सेंटर, और नीचे में लेते बॉटम डेड सेंटर, लेकिन ये अभी तो मेरा जो है वो वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टली टॉप और बॉटम तो बोलोगे नहीं, ऊपर नीचे कहां से होगा जब वर्टिकली है, तो इसमें आपको बोला जाता है इनर और आउटर डेड सेंटर। इनर मतलब ये अंदर आ जाता है, और आउटर मतलब आउटर चला जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कभी कभी हॉरिजॉन्टली भी आपको पूछ सकता है कि बताइए स्ट्रोक इज कॉल्ड, स्ट्रोक किसको कहते हैं, स्ट्रोक इज कॉल्ड डिफरेंट बिटवीन टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर। अगर ये ऑप्शन ना रहता और आपको रहेगा इनर डेड सेंटर आउटर डेड सेंटर, तब तब बोलिएगा सर जी आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए जान लो कि अगर हॉरिजॉन्टली रहा तो इसको, चूंकि इनर अंदर घुस जाएगा ना, पिस्टन जब एकदम अंदर तक आ जाएगा तब उसको कहा जाता है इनर डेड सेंटर। जब बाहर चल जाएगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे अगर इसके बाहर आ गया पिस्टन तो पूरी तरह से सिलेंडर से बाहर आ गया, तो उसको कहा जाता है आउटर डेड सेंटर। और डेड मतलब वही लास्ट पॉइंट तक जहां तक पिस्टन जा सकता है। मैं आपको पहले बता चुका था कि टॉप डेड सेंटर बात करिए या बॉटम, यहीं तक आपका पिस्टन जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जब भी मैं बनाता हूं ना तो ऊपर में थोड़ा तो स्पेस छोड़ ही देता हूं। देखो यहाँ पर रेड कलर से इतना स्पेस को छोड़ने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करा और मैंने कहा यहां तक टॉप डेड सेंटर है, तो ऊपर में मैं क्यों छोड़ा, इसको कहा जाता है क्लियरेंस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लियरेंस। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां देखो टॉप डेड सेंटर आपका इनर डेड सेंटर है, हॉरिजॉन्टली है, तो यह इनर डेड सेंटर है, ये रहा आउटर डेड सेंटर। तो इनर से यहां से स्टार्ट हो रहा है और आउटर यहां पे जाके क्लोज हो रहा है। तो इनर से लेकर आउटर तक जो जा रहा है यहां तक इतना जा रहा है, लेकिन आपका आगे में थोड़ा स्पेस जो है वो खाली है। थोड़ा स्पेस क्या रखा गया है, ये आपका खाली रखा गया, इतना खाली। इसको कहा जाता है क्लियरेंस। इसको क्या कहा जाता है, क्लियरेंस। और चूंकि यहां पे कोई भी गैस रहेगा और ये भी आपका गैस इतना से इतना तक मूवमेंट होता है, तो आप लोगों को ये मैं बता चुका हूं कि इसको कहा जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। ग्रीन कलर से जो मैं लिखा इसको तो आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतना अंदर में जो गैस है ना, गैस का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये बेसिकली सिलेंडर जो रहेगा एक्चुअली कैसा रहता है आपका, सिलेंडर के जैसा रहेगा, नाम से पता चला सिलेंड्रिकल में रहेगा, पूरा गोल रहेगा। आपको दिखा रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा, लेकिन गोल रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका पूरा गैस वगैरह रहेगा, पिस्टन मूवमेंट करेगा। तो कितना ये वॉल्यूम को मूव किया, गैस के वॉल्यूम को कितना मूव किया, तो उसी को कहा जाता है स्वेप्ट किया। झाड़ू लगाना तो स्वेप्ट करना, तो स्वेप्ट वॉल्यूम इसको कहा जाता है। लेकिन कहां से कहां तक, आपके अगर वर्टिकली रहा तो टॉप से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक, और अगर हॉरिजॉन्टली रहा तो इनर डेड सेंटर से लेकर आउटर डेड सेंटर तक। लेकिन इससे पहले वाला को कहा जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहा जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो होता क्या है, आपको यह भी पता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हम लोग लेके चलते थे, जो वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो हम लोग क्या लेते थे, आप लोगों को मैं बताता एरिया इंटू वॉल्यूम। भाई साहब है तो वॉल्यूम ही ना, मैं क्या लिख रहा हूं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और आपको पता वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ।
अब बोलेंगे सर कौन सा एरिया, तो एरिया अगर लेंगे तो यहाँ पे जो भी पिस्टन का, क्योंकि पिस्टन ही है ना, पिस्टन इस तरह का रहेगा, ठीक है, तो पिस्टन यहाँ पे कितना मूवमेंट कर रहा था, इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर रहेगा, तो उस डाया से एरिया निकाल सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डाया ऑफ पिस्टन, तो वहां से पता चलेगा कि इतना तो एरिया निकल गया। अब लेंथ, इन लेंथ माने स्ट्रोक के बीच में कितना लंबाई गया, यानी कि इनर डेड सेंटर से लेकर आउटर डेड सेंटर के बीच में डिस्टेंस, या अगर टॉप बॉटम में लेंगे तो टॉप से लेकर बॉटम के बीच का लेंथ, तो वही हो गया, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ से इंटू कर देंगे, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये तो मेरा हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये मेरा निकला स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अभी तक मैं कितना निकाला, यहीं से लेकर यहीं तक ही निकाला हूं, अभी तक क्लियरेंस वॉल्यूम मुझे नहीं पता, तो ये वॉल्यूम को मुझे आपको निकालना पड़ेगा, और इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है क्या, आपका कंप्रेशन रेशियो। कैसे, देखो आपका वॉल्यूम यहां निकल गया, स्वेप्ट वॉल्यूम दिस मच, π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। और आपको पता है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2, हाइयर वॉल्यूम डिवाइड बाय लोअर वॉल्यूम, आपको पता था हम लोग V1 लेते हैं ग्रेटर और नीचे वाले को लेते हैं स्मॉल, ये लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं बात करता हूं V1 का, तो V1 मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका कितना वॉल्यूम हो रहा है, यहां से लेकर V1 मतलब ग्रेटर वॉल्यूम, तो स्टार्ट कहां से होगा, वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक हो रहा, स्विफ्ट कर रहा, मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम नहीं, पूरा वॉल्यूम ले लो, तो यानी कि VC और प्लस VS, क्योंकि यहां तक हाफ तो होता स्वेप्ट वॉल्यूम और यहां तक क्लियरेंस वॉल्यूम, तो V1 पूरा ग्रेटर वॉल्यूम होता था, याद करो पीवी डायग्राम में जो हम लोग लेते थे, ये आपका P और V है, तो जब का V1 मैक्सिमम जहां तक वॉल्यूम जाता था उसको V1 लेते थे और इसको लेते V2, तो इसके बीच में हम लोग लेते पूरा कंप्रेशन रेशियो, तो मैक्सिमम कहां तक वॉल्यूम गया वो हम लोग लेते थे, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब यहां से लेकर यहां तक जितना गया, यानी कि VC प्लस VS, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, तो इन दोनों को डिवाइड बाय V2 मतलब V2 कहां तक है, ये तक, जहां तक मेरा V2 होता था ये यहां तक, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मेरा हो जाता है आपका दैट इज कॉल्ड योर C, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि अब हम लोग कितना ले रहे हैं V2, यानी यहां से यहां तक इतना तक, तो ये तो मेरा कह रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी अगर आप देखोगे तो क्या है VC डिवाइड बाय VC, दोनों को अलग कर देंगे, और VS डिवाइड बाय VC, तो VC कट के आ जाएगा 1, कि 1 प्लस VS बाय VC को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, तो इसके फॉर्म में भी अगर आपको आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, तो ये भी आपका कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू आ जाता है। समझ आया मेरी बात की नहीं, तो ये चीज मेरा यहाँ पे हो जाता है, तो ये आपको पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे चीजों को समझा दिया गया, एरिया लिया गया, एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये पूरा पूरा जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का एरिया इस तरह का रहेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डाया दिया रहेगा, कुछ डी रहेगा, तो डी से निकालेंगे एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। आपको पता कोई भी सिलेंडर का रहता है, ठीक है, तो सिलेंडर रहता है, इसका अगर डी डायमीटर दिया गया है तो हम लोग एरिया निकालते हैं कैसे, π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो सिंपल निकालेंगे, इंटू लेंथ करेंगे, कौन सा लेंथ, टॉप से लेकर बॉटम डेड सेंटर के बीच में कितना मेरा जो पिस्टन है वो मूवमेंट हो रहा है, और बाकी V1 मेरा टोटल वॉल्यूम था, ग्रेटर वॉल्यूम था, ये दोनों को जोड़ के और जोड़े V2, यानी कि V2 कौन सा आएगा, छोटा वाला वॉल्यूम, यानी क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है V2, क्योंकि हम लोग यहाँ पीवी डायग्राम में देखेंगे PV, तो यहाँ से मान लो ये V1 हो जाता है V2, तो V2 मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से, तो 0 से लेकर ये अगर बोल रहे हैं V2, तो 0 से लेकर ये कहीं 0 आएगा, तो 0 से लेकर V2, तो ये वाला मेरा VC हो जाता था क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये हो जाता है मेरा क्या VS, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाला, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में। आज हम लोग समझेंगे कि जो फ्यूल होता है, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे वही चीज है कि SI इंजन में और CI इंजन में। SI इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि जिसको कहा जाता है पेट्रोल इंजन, और अगर बात करेंगे CI इंजन जिसको कहा जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि डीजल इंजन। तो SI इंजन में किस तरह का फ्यूल को यूज करते हैं और आपके CI इंजन में किस तरह का फ्यूल को यूज करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, यानी कि इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली जो होता है, मैं आपको बता दूं फ्यूल कितना तरह का होता है, पहले ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। मैं लिक्विड के बारे में बताने वाला जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत, कि फ्यूल के तौर पे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है। सॉलिड अगर बात करेंगे तो यू नो दैट कोल मेरा होता है, कोयला जो होता है वो सॉलिड की तरह फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। चारकोल भी आप ले सकते हो, वो भी फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, जो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है मेरा फ्यूल। अगर बात करें लिक्विड में तो काफी फेमस पेट्रोल एंड डीजल, यू नो दैट एवरीवन, ठीक है, कि पेट्रोल डीजल होता है मेरा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ये भी फ्यूल हो जाता है। अगर गैसेस का बात करेंगे तो CNG गैस हो जाता है और LPG। वैसे LPG गैस लिक्विड के फॉर्म में रहता है लेकिन सिलेंडर के अंदर, लेकिन एक्चुअल में होता तो वो गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन है तो गैस ही, लेकिन लिक्विफाई मतलब लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, कैसे, हाई प्रेशर करके। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैटर जो होता है, मैटर को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में।
सॉलिड में मॉलिक्यूल काफी सटा सटा रहता है, लिक्विड में दूर दूर और गैसेस में काफी काफी दूर दूर। तो चूंकि गैस में काफी इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है तो उसको क्या करा जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, इसीलिए गैस को हम लोग कंप्रेसिबल एक कहा जाता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। आप लोग सिविल के बच्चे हैं तो आप लोग पता होगा फ्लूइड क्या होता है, जो बहता है, तो गैस भी आपका फ्लूइड में आता है, तो इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को कंप्रेस करते हैं क्यों, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस के चलते इसको कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं। समझे मेरी बात की नहीं, तो ये चीज किया जा सकता है। चलिए इतना अगर आप समझ गए, नाउ 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 इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाई कंप्रेशन के थ्रू उसके गैप को मिनिमाइज करने के लिए, छोटा से छोटा जगह में रखने के लिए उसको हाई कंप्रेस करते हैं, तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज तीनों हो गया। अब बारी आता है कि सर जी हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए या फिर हम लोग के लिए यानी कि ऐसे इंजन के लिए मेरे लिक्विड वाला फ्लो, लिक्विड वाला जितने भी आपका फ्यूल्स है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेट्रोल और डीजल आ जाता है। और ये दोनों जो होता है ना, पेट्रोल डीजल, ये हाइड्रोकार्बन बेस्ड आपका फ्यूल होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन पाया जाता है। अगर इसका आप देखो केमिकल फॉर्मूला तो हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पहली बात तो केमिकल फ्यूल होता है, और केमिकल फ्यूल में कैसा, ये होता है हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल। तो पूरा बोलोगे कि पेट्रोल एंड डीजल आर हाइड्रोकार्बन केमिकल, हाइड्रोकार्बन बेस्ड बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है। क्लियर। चलिए आज बच्चे बिल्कुल भी लाइव नहीं है, और लाइव नहीं होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। खैर कोई बात नहीं, अब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आए हो, लेकिन आना चाहिए। दो बच्चे जो मेरे रहते हैं वो भी नहीं आ जाए हैं, ठीक है। सो ब्लास्टर का मैं बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता नहीं की, तो वो दोनों भी स्टूडेंट आज नहीं आए हैं। इवन माइंड भी वो देख रहे होंगे लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि सॉलिड में जो होता है ना, जैसे कोल का बात करेंगे, तो जब इसको कंबसन किया जाता है यानी जलाया जाता है, तो ये स्मोक के साथ साथ एस भी छोड़ता है, ये स्मोक के साथ साथ एस भी छोड़ता है। मतलब कि आप जैसे कभी कोयला को जलाए हो या चारकोल को जलाए हो, तो जल जाए है ना, तो धुआं छोड़ता है, और धुआं के साथ साथ राख भी देखने को मिलता है। कोयला जलने के बाद आपको राख मिलता है, तो स्मोक और एस दोनों आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल को जलाते हो, कंबसन करते हो, या डीजल को या एलपीजी को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मोक आता है, ठीक है, स्मोक आता है, इसमें आपको एस नहीं मिलता है, एस आपको नहीं मिला, राख आपको नहीं मिलता है। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये बस बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल, यानी कि लिक्विड फ्यूल, जिसमें आ जाता है पेट्रोल एंड डीजल। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें जहां से क्वेश्चन आता है मैं वही चीज को ज्यादा आपको बताऊंगा, जिसमें पैराफिन से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एरोमेटिक से, इन दोनों से। बाकी चीजें भी पूछा गया, बहुत कम पूछा गया, तो मैं एकदम वही बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादा अंदर में नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेक्चर देखने के बाद मुझे कमेंट करके या फिर एसएमएस करके या कॉल करके बच्चे पूछते हैं कि सर जी इसके बारे में और बताइए, ऐसा क्यों हुआ। तो डियर, जहाँ पे जितना जरूरत है वहां पे उतने ही बताया जा रहा है। आप इतने पढ़ो, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को गलती से भी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा मतलब खराब ना आ जाए, अच्छा अच्छा जाए, कितना भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो जाए। जब कोई भी बच्चा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा वो आप कर पाओगे, मैं उस तरह का यहाँ पे पढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो केमिकल फ्यूल होता है उसको भी हम लोग चार भाग में मेनली डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरी मेनली का बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत और कैटेगरी होता है लेकिन ये 4 भाग में डिवाइड करते हैं। और इन दोनों में भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला और चौथा। तो क्या क्या होता है पहले आप जान दो। तो इसमें सबसे पहला जो होता था पेरिफिन, क्या जाता है पेरिफिन्स। सेकंड नंबर आ जाता है ओलिफिन्स, ठीक है, ओलिफिन को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी से प्यूरिफिकेशन के बाद मुझे मिलता है पेरिफिन्स, ठीक है। और आ जाता है आपका नेफ्थलीन्स, और फोर्थ नंबर में आता है एरोमेटिक्स, क्या जाता है एरोमेटिक्स में आ जाता है। ये 4 तरह का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी को कि इन सभी को कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर पेरिफिन्स को लिखा जाए, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, CnH2n+2 के फॉर्म में ये लिखा जाता है, यानी कि ये मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, आप लोग अगर 8 9 अगर अच्छा से पढ़ोगे या फिर थोड़ा बहुत याद होगा तो आप लोग को याद होगा CnH2n+2 जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और क्यों ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड मेनली या नॉर्मली अगर आप देखोगे यूजुअली है ना, नॉर्मली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको CnH2n+2 से लिखा जाता है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ओके,
जैसे अगर आप देखोगे कहाँ, जैसे एग्जांपल बता दिए, जैसे मेथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब में अगर आप ध्यान दोगे तो सिंगल बॉन्ड होता है और ये सब का सब मेरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और सबको हम लोग CnH2n+2 के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं पेरिफिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एरोमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों ना आपका यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। आप बोलेंगे सर क्यों? देखो ये रीजन आपका, ये जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ड्रॉ कर बता रहा हूं, ये लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के वजह से। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, थोड़ा याद करो आप लोग, पहले आप जानो कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन जहां पे आग लगता है, यानी कि अगर मैं एसआई इंजन का बात करता हूं, किसका? एसआई का, तो एसआई में क्या यूज होता है? स्पार्क इग्निशन, यानी कि यहाँ पे यूज होता है मेरा पेट्रोल। और बात करें सीआई इंजन में, तो यहाँ पे क्या होता है? मेरा डीजल यूज होता है। थोड़ा याद करो कि एसआई इंजन में जो कंप्रेसर रेशियो मेरा आया था V1 और V2 जो भी आया था, वो चाह के भी हम लोग ज्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ज्यादा कंप्रेशन करते हैं तो मेरा जो पेट्रोल होता है वो पहले जल जाता है, पहले ही जल जाता है, यानी प्री इग्नाइट कर जाता है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं चाहते हो, क्योंकि आप स्पार्क प्लग उसमें लगाए तो स्पार्क प्लग जब स्पार्क जनरेट करेगा 10,000 वोल्टेज का, तब जाके वहां पे जनरेट होना चाहिए पावर, उससे पहले नहीं। इसीलिए हम लोग चाह के भी कंप्रेशन रेशियो को ज्यादा नहीं लेते थे, ठीक है, क्योंकि अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा, लेकिन चाह के भी नहीं लेते थे, हम लोग कंप्रेशन रेशियो को लो लेके चलते थे, लो लेके चलते थे। क्यों? ताकि इससे प्री इग्निशन से बच जाए, और क्योंकि प्री इग्निशन अगर हो जाएगा, पहले पेट्रोल जलेगा तो नॉकिंग डिटोनेशन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब अपने से ही जलना स्टार्ट हो जाता था। कौन? आपका जो पेरिफिन जो फ्यूल है, पेरिफिन जो फ्यूल है, जो लिक्विड फ्यूल है, ये कम टेम्परेचर में ही अपने आप को जला देता है। तो बताइए ये कहां पे यूज किया जाएगा? क्या आप इसको पेट्रोल इंजन में यूज करोगे? बताइए। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, अपने आप आग लगता है, वो बहुत ही लो होता है, कम होता है। तो अगर जल्दी लग जाएगा, जल्दी आग लग जाएगा, तो आपका क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो मतलब आई मीन डिटोनेशन नॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि इसी के रीजन से तो हम लोग आर का वैल्यू को कम लेके चलते थे। नहीं तो हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देते जल्दी आपका इग्नाइट कर जाता। लेकिन डिटोनेशन और आपका क्या होने लगता है? डिटोनेशन और आपका उसमें नॉकिंग वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और याद करो डीजल इंजन का, डीजल इंजन को क्यों बनाया गया था? कंप्रेशन रेशियो को बड़ा करने के लिए ही। याद है, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए थे? डीजल इंजन को बनाए थे। इसीलिए इसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन किए थे, वॉल्यूम को हटा के, ताकि वो ज्यादा मेरा कंप्रेशन रेशियो हो जाए। यानी कि आप अगर ये पहले जल जाए तो ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्योंकि अगर आपका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो जाएगा, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से क्या होगा? पहले जल जाएगा। तो आप चाहते हो कि मेरा कंप्रेशन रेशियो ज्यादा मिले इन केस ऑफ आपके सीआई इंजन और डीजल इंजन में। तो इसीलिए इसका यूज कहां पे किया जाता है? सीआई इंजन में ना करके ऐसा, आई मीन सीआई इंजन में किया जाता है, ऐसा इंजन में नहीं करते, मतलब पेट्रोल में नहीं करके डीजल इंजन में इसका यूज किया जाता है, सीआई इंजन में यूज किया जाता है। आप समझ गए रीजन क्या है? इसलिए देखो यहाँ पे कहा गया है कि लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इट गेट इग्नाइट एट अ लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर में ही इग्नाइट कर जाता है। तो हेंस इट विल इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई, क्योंकि अगर ये जल्दी जल जाएगा, ठीक है, एसआई इंजन के केस में अगर जल्दी जल जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जो कि नॉकिंग टेंडेंसी होता है, डिटोनेशन होता है, जो आप नहीं चाहते हो। इसलिए इसमें यूज ना करके हम लोग कहां पे यूज करते हैं? इट इज गुड फॉर सीआई इंजन, मतलब हम लोग डीजल इंजन में इसका काफी यूज करते थे, क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर भी होता है। आपको याद होगा एयर यूज करते हैं, एयर का प्रेशर को टेम्परेचर को काफी ज्यादा राइज कर देते हैं। तो इसके लिए अगर ज्यादा भी होगा, जल्दी जल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको और एक चीज ध्यान रखना है, इससे क्या समझे कि इन केस ऑफ एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन में हम लोग नहीं चाहते हैं कि जल्दी जले, हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा जल्दी जले, मतलब कि इसमें हम लोग नहीं चाहते हैं कि लो मेरा इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते कि लो मेरा इग्निशन टेम्परेचर हो। लेकिन कंप्रेशन इग्निशन में हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी जले, मतलब आप लोग सिंपल अगर बोलेंगे इसके दूसरा केस में कि पेट्रोल इंजन में जितना लेट जलेगा उतना आपके लिए अच्छा है, और डीजल इंजन में जितना जल्दी जलेगा उसका उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि पेरिफिन जो होता है ये भी लिक्विड आपका फ्यूल होता है, लेकिन इसका यूज कहां पे करते हैं? हम लोग सीआई इंजन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसको अगर ऐसा करेंगे तो डिटोनेशन नॉकिंग वगैरह क्रिएट होने लगेगा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं डायरेक्ट एरोमेटिक्स में। एरोमेटिक होता है जिस तरह मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। HC ले लीजिए, शॉर्ट में मतलब होता है हाइड्रोकार्बन ही, तो मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड आपका पाया जाता है, और ये आपका साइक्लिक के फॉर्म में रहता है,
क्या रहता है, साइक्लिक के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो मेरा है एरोमेटिक्स, ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे आपका एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन अगर आप देखोगे तो बेंजीन कुछ इस तरह से रहता है। देखो साइक्लिक फॉर्म में है ना, ये कैसा होता है, साइक्लिक आपको फॉर्म में देखने को मिलेगा बेंजीन। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं सर ये फिर से ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इसका जो सेल्फ इग्निशन टेंपरेचर होता है ना वो हाई होता है। मतलब जब तक आप ज्यादा टेंपरेचर तक नहीं जाओगे ये जलेगा नहीं, ज्यादा टेंपरेचर यानी कि पहले नहीं जलेगा, जल्दी नहीं जलेगा। ये तो बड़ा अच्छा बात है किसके लिए, एसआई के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि एसआई इंजन में मेरा लेट जले, क्योंकि जल्दी जलेगा तो प्री इग्नाइट कर जाएगा पेट्रोल, और प्री इग्नाइट कर जाएगा तो आपके नॉकिंग डिटोनेशन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यानी कि इट विल डिक्रीज इन नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए इसको आप लोग एसआई इंजन यूज करते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि क्यों दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैराफिन जो होता है उसको हम लोग सीआई इंजन में यूज करते हैं, और जो एरोमेटिक्स होता है उसको हम लोग एसआई इंजन में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक्स में हाई सेल्फ इग्निशन टेंपरेचर पाया जाता है और पैराफिन का लो सेल्फ इग्निशन टेंपरेचर होता है, राइट। इसीलिए ये दोनों मेरा काफी इंपॉर्टेंट, और दोनों में कैसा होता है, केमिकल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोकार्बन आपका फ्यूल होता है, जो बेसिकली होता है लिक्विड, जो कि क्या होता है, लिक्विड आपका होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। चलिए अब बात करते हैं और कुछ के बारे में, जैसे आपका एक ओलेफिन होता है, ओलेफिन क्योंकि ओलेफिन से ही आपका सिंथेसिस करके पैराफिन को बनाया जाता है, और एक है आपका नैफ्थलीन। आप थोड़ा जान लो, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों का, तो ये आपका स्ट्रेट चेंज होता है। ये क्या होता है, आपका स्ट्रेट चेंज होता है। अगर बात करें ये किस तरह का चेंज होता है पैराफिन में, तो आपका सिंगल चेंज होता है। क्या होता है, सिंगल चेंज, सिंगल बॉन्ड सिंगल चेंज। तो ये आपका स्ट्रेट चेंज में पाया जाता है, स्ट्रेट चेंज पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रेट इसका बनता है, स्ट्रेट बनता है, क्लियर। चलिए और अगर बात करें किस तरह का है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, लाइक एरोमेटिक्स, लेकिन वो आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड है। लेकिन साइक्लिक नहीं होता, स्ट्रेट आपका अनसैचुरेटेड। देखो मैंने कहा था ना ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और बात करें ओलेफिन्स का, तो ये आपका स्ट्रेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये स्ट्रेट पाया जाता है, वो साइक्लिक में पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सी आपका 4H8, C4H8 जो होता है वो मेरा एक, और इसको लिखा जाता है CnH2n के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप देखो ना, पुट करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर 4 पुट करोगे तो 4 टू जाएगा, C4H आपका हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। ये केमिस्ट्री का कुछ पार्ट आ गया, तो ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है, बस ये दोनों लाइन जानना अगर आपको जानना रहेगा तो। बाकी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो चाहो तो। फिर आएगा नैफ्थलीन। नैफ्थलीन का बात करेंगे तो ये मेरा एरोमेटिक जैसा रहता है, साइक्लिक, लेकिन अंतर क्या, साइक्लिक तो होता है लेकिन मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन आ जाता है इसका एग्जांपल, जिसका आपका CN आपके CN आई मीन C5H8 इसका C5H10 इसका आ जाता है, क्या फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर माय पॉइंट दोनों, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये सेम आपका रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करा तो इसी के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ रहा जिसमें इंपॉर्टेंट इन दोनों का आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए फ्यूल के बारे में जान गए इतना ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है इतना तो हम लोग समझ गए, ये तो मैंने फ्यूल के बारे में डिस्कस करा। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसआई और सीआई का, कि एसआई में जो यूज करेंगे हम लोग, एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में किस तरह का फ्यूल का यूज करेंगे, कौन कौन सा फ्यूल का यूज किया जाता है और उसका क्या क्या खास प्रॉपर्टी पाया जाता है। कुछ खास प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉपर्टी कुछ मांग करते हैं ना, जिससे एफिशिएंसी उसका बढ़े। देखो अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट फ्यूल जो यूज करते हैं हम लोग, कौन कौन सा यूज करते हैं, यू नो दैट प्रेजेंट फ्यूल का अगर बात करेंगे, कि हम प्रेजेंट फ्यूल्स का बात करेंगे तो हम लोग गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहा जाता है उसका यूज करते हैं, फिर एलपीजी जिसका। आज के टाइम में आप देखो बहुत सारा ऐसा जो कार वगैरह होता है जो पेट्रोल के अलावे गैस से भी चलता है। तो आप बोल सकते हो कि एलपीजी गैस से भी चलाया जा सकता है एसआई इंजन को, और गैसोलीन यानी कि पेट्रोल से तो चलाया ही जाता है। ये तो हो गया प्रेजेंट टाइम पे जो यूज किया जा रहा है। अल्टरनेटिव मतलब कि अगर ये खत्म हो जाए आगे चलकर फ्यूचर में, तो इंसान जो भी साइंटिस्ट होता है उसमें रिसर्च हम लोग चल ही रहा है कि अगर आगे चलकर पेट्रोल जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एलपीजी गैस खत्म हो जाएगा तो करेंगे क्या, अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है। अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आ जाए हम लोग करेंगे क्या, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, सर्वाइवल का दिक्कत हो जाएगा। आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि सिर्फ आना जाना ही नहीं, बहुत सारा प्रोसेस जो फ्यूल के बिना नहीं हो पाएगा। सिर्फ गाड़ी नहीं चलती है ना, इंजन तो चलता है पेट्रोल वगैरह से, ठीक है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव फ्यूल का अगर बात करेंगे तो हम लोग अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। अल्कोहल एज ए फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। अलग बात है सिंथेसिस प्रोसेस को काफी करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। फिर सीएनजी गैस जो होता है उसका भी यूज किया जा सकता है। आज के टाइम में भी सीएनजी वाला भी कार वगैरह आप देखने को मिलता है, ठीक है। एक सेकंड, तो आपको सीएनजी कार भी देखने को मिलता है। तो सीएनजी गैस यानी कि नेचुरल कंप्रेस्ड गैस, इसका भी हम लोग
अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एसआई इंजन में, राइट। एंड लास्ट आ जाता है मेरा हाइड्रोजन। यू नो दैट कि हाइड्रोजन जो है ट्रेन चलाया गया था, पहला ट्रेन शायद जर्मनी में चलाया गया, कुछ साल पहले की बात है। तो हाइड्रोजन बेस आज के टाइम पे इंजन वगैरह बनाया जा रहा है, कार्स वगैरह भी बनाया जा रहा है, ट्रेन भी बनाया जा रहा है। भले यहाँ पे नहीं आया इंडिया में, लेकिन बाकी अदर कंट्रीज में इसके बारे में डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर चुका गया और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये सब जो अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं सीआई इंजन में, ठीक है। अलग बात है कि इन सब में जितना एफिशिएंट आपको देगा पेट्रोल उतना नहीं देगा, लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं। और आगे चल रिसर्च करके इसमें अगर बहुत सारा चीजों को ऐड करके ऐड ऑन करके एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए तो अच्छी बात है। तो यानी कि अल्टरनेटिव तरीका यहाँ पे इतना आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मेनली कहा जाए तो 3 पेट्रोल काफी यूज देखने को मिलता है, एलपीजी का और सीएनजी का। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पेट्रोल मतलब गैसोलीन। तो ये सब जो होता है इन सब का अधिकतर हम लोग यूज करते हैं इन तीनों का। अब बात करते हैं कि सर क्यों यूज करते हैं, क्या है रीजन। तो हम लोग सबसे पहले बात करें किसके बारे में, गैसोलीन और पेट्रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने कहा ना, क्योंकि आप देखो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तो पेट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिर इसको यूज सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है, कोई तो रीजन होगा। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल, ठीक है। इसका हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वोलेटिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, वोलेटिलिटी मतलब देखो अगर वोलेटिलिटी का मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर से। इसको आप समझ सकते हो वेपर प्रेशर से, मतलब जो जितना जल्दी वेपर बन जाएगा उसका वोलेटिलिटी ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि इट इज अ टेंडेंसी होता है ऑफ लिक्विड टू इवोपरेट, मतलब कौन जल्दी वेपर बन जा रहा है, जितना जो जल्दी वेपर बन जाएगा। आप बोलेंगे सर वेपर क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आपका पेट्रोल का बात करते हैं, पेट्रोल इंजन जो इनलेट वाल्व से आपका आता है एएफएम यानी एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी कि अंदर में क्या क्या आ जाता है अगर आप डिस्कस करेंगे तो अंदर में पिस्टन रहा तो अंदर में आ जाता है मेरा पेट्रोल। अगर मैं बात करूं पेट्रोल तो रेड कलर में दिखा देता हूं, ये रहा पेट्रोल का ड्रॉपलेट, ठीक है, पेट्रोल का ड्रॉपलेट। और साथ ही मेरा आता है एयर आता है, क्या आता है एयर आता है, उसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। तो ग्रीन कलर का क्या है मेरा एयर है और पेट्रोल अंदर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों जो मेरा अंदर आ गया, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वेपर के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि पानी के फॉर्म में रहे। पानी के फॉर्म में रहे तो ये यूनिफॉर्मली जो है वो इग्निशन नहीं होगा, यूनिफॉर्मली नहीं जलेगा। लेकिन अगर वेपर के, जैसे आप परफ्यूम देखते हो, आप एक काम करो, क्या ऐसा होता है कि परफ्यूम को पानी के जैसा लिए और शरीर में लगा लिए। क्योंकि एक चीज बताओ, पानी जो होता है पूरा रूम में फैल पाएगा नहीं फैलेगा, लेकिन सेम चीज अगर वहां पे वेपर बन जाएगा ना तो वेपर जो होता है ना वो यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा सिलेंडर के अंदर चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये टेंडेंसी टू लिक्विड जो आप डालते हो पेट्रोल वो मेरा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, काफी अच्छा पाया जाता है और यही कंट्रोल करता है मेरा फ्यूल एयर रेशियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या कि ये मेरा क्या कंट्रोल करता है, ये मेरा कंट्रोल करता है फ्यूल एयर रेशियो को। फ्यूल एयर रेशियो को ये मेरा कंट्रोल करता है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं कि ये मेरा क्या करता है फ्यूल। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, भाई रेशियो ऑफ एयर और फ्यूल। देखो मैं यूज करता हूं किसको, एयर को यूज करता हूं और मैं यूज करता हूं फ्यूल को। तो एयर कितना लेंगे, फ्यूल कितना लेंगे, मैं आपको बताया था, मैं आपको आगे से बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जैसे अगर आप सोचते होंगे ना कि मैं 1 लीटर चलाया, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, या फिर मान लो कि 10 किलोमीटर मान लो कि आपने जो है 10 किलोमीटर चलाया बाइक को। कितना चलाया आपने, 10 किलोमीटर बाइक को चलाया। तो आपको लगता है 10 किलोमीटर में सिर्फ पेट्रोल मेरा जला, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल बहुत ही कम जलता है, आपका ज्यादा एयर चलता है। लगभग अगर मैं आप अभी जाऊं मैं अप्रोक्स बताऊंगा तो 15:1 के रेशियो में जाता है। तो 15 क्या होता है, 15 आपका होता है एयर और इसमें पेट्रोल होता है 1। यानी कि अगर मान लो 1 लीटर तेल आपका खपत हुआ है तो 15 लीटर हवा जला तब जाके 1 लीटर पेट्रोल जला। ये रेशियो हम लोग लेके चलते हैं, ये रेशियो जो है हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, चलिए। तो ये चीज यानी कि एयर फ्यूल रेशियो को ये मेंटेन करता है, क्योंकि भाई जितना वेपर बनाएगा उतना कम से कम मेरा पेट्रोल का यूज होगा। क्योंकि पेट्रोल वेपर बनेगा तो जो पेट्रोल मान लो 10 लीटर खपत होगा वहां पे 5 लीटर से कम चल जाएगा। ये चीज होता है। इसके बाद इस चीज को देखो, सेम जो मैंने समझाया उस चीज को लिखा गया कि कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है मोर वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल हायर विद द फ्यूल एयर रेशियो, क्योंकि जितना वो ज्यादा मेरा रहेगा उतना ज्यादा खपत होगा मेरा एयर फ्यूल रेशियो का।
क्लियर। चलिए ये चीज हो गया। तो क्या समझ आया कि मोर वोलेटिलिटी ऑफ फ्यूल हायर विल बी द एयर फ्यूल रेशियो, यानी कि अगर कोई बोलेगा कि वोलेटिलिटी अगर ज्यादा रहेगा तो उसका एयर फ्यूल रेशियो हाई रहेगा कि कम रहेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी साथ में बढ़ेगा। और ये वेरी मेरा कितना करता है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया वेरी फ्रॉम 35 टू 70 35 टू 70 किलो पास्कल एट 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लो टेंपरेचर लिया गया। जो बॉडी टेंपरेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस में मेरा जो वेरी करता है वो इतना से लेकर इतना किलो पास्कल तक ये वेरी करता है, यानी कि वेपर प्रेशर बनता है। समझ आ जाएगी बात नहीं, आउट ऑफ 100 में। चलिए ये हो गया पहला प्रॉपर्टी मेरा किसका, गैसोलीन का या पेट्रोल का। अब बात करते हैं इसका सेकंड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो इन सब चीजों को आप लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो फ्लूइड को जब आप पढ़ते हो तो फ्लूइड में सबसे पहले ये सबके बारे में पढ़ते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले आप पढ़ते हो, मैं आपको थर्मो में भी बता रखा हूं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करेंगे तो चेंज फ्रॉम कितना होता है, वैल्यू आपको पूछा जाता है 0.7 से लेकर 9 तक, 0.9 तक। और इसको अगर आप चेंज कर दो केजी पर मीटर क्यूब में तो 0.7 इनटू कर दो आप 1000 तो हो जाएगा 700। तो 700 से लेकर 900 केजी पर मीटर क्यूब तक वेरी मेरा करता है कौन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसमें, आपके गैसोलीन और पेट्रोल में पाया जाता है। इसके लिए क्या जाता है, अच्छा प्रॉपर्टी होता है। और अगर बात करें थर्ड नंबर में तो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक क्या होता है कि एक कोई भी गैस होता है उसके 1 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने के लिए, ठीक है, राइज करने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट करता है। कोई मान लो 20 डिग्री सेल्सियस में है, उसको आपको 21 डिग्री सेल्सियस करना है, 21 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसको करने के लिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ा, उसको हम लोग कैलोरीफिक कहते हैं, ठीक है। तो वही कहा कि कैलोरीफिक वैल्यू भी जो होता है ना, ये कितना होता है पेट्रोल में 45 मेगा जूल पर केजी केल्विन होता है, मेगा जूल पर केजी केल्विन होता है 45। और अगर बात करते हैं फोर्थ नंबर पर स्पेशल प्रॉपर्टी, तो ये सब मैं आपस में पॉइंट बाय पॉइंट जान लो, ज्यादा डिटेल नहीं जाने का जरूरत है। स्पेसिफिक हीट का अगर बात करें आपको पहले बता चुका हूं, जिसको कहा जाता है सी, ठीक है। ये सीपी भी होता है, सीवी भी होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी का अगर मैं बात करता हूं तो ये 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। किसमें, पेट्रोल में पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हायर ऑक्टेन नंबर होना चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप पेट्रोल भराने जाते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल का, तो आप कौन सा पेट्रोल भरोगे। एक आप देखे होंगे अगर आप पेट्रोल जाओगे पेट्रोल पंप पे तो ढेर सारा लगा रहता है, जिसमें से एक्स्ट्रा प्रीमियम का भी रहता है। काउंटर जहां पे पेट्रोल डलवाते हो, मान लो 3 है तो एक जगह पे लिखा रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम को डलाना क्यों चाहिए आज आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑक्टेन नंबर के चलते। याद रखना पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर पाया जाता है, डीजल में सीनेट नंबर। तो डीसी याद रखना वहां पे हो जाता है, यहाँ पे पेट्रोल में पीओ का कह सकते हो, पीओ डीसी। पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर और डीजल में सीनेट नंबर। तो पोस्ट ऑफिस और डीसी मार्वल जो होता है उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्तर से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्यों मैं बोल रहा हूं या डीसी मशीन याद रखना, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं आप समझो। हाई ऑक्टेन नंबर अगर रहेगा विच शो द हाई एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, जितना ज्यादा हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल रहेगा उसमें कम से कम एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग मतलब जो नॉकिंग टेंडेंसी होता है ना, चाहे नॉकिंग का बात करते हो या फिर आपका यानी कि जो आवाज करता है, इंजन आवाज करता है। ये क्यों आवाज करता है, पहले प्रीग्नाइट कर देता पेट्रोल या और कुछ रीजन होता है, सही तरह से कंबशन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ऑटोमाइज फॉर्म में पेट्रोल जा नहीं रहा अच्छी तरह से, जिसकी वजह से इंजन में अनवन पार्टिकल आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आवाज भी आता है, साउंड आता है। तो उसको अगर आप कम करना चाहते हो, तो अगर आपका ऑक्टेन नंबर अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, तो उससे एंटी नॉक मतलब नॉकिंग कम होगा। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम लोग पेट्रोल को यूज करते हैं। और कुछ जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जस्ट अ मिनट, चलिए वोल्टेज आप लोग का फ्लक्चुएशन कर रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया। चलिए देखो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सल्फर। सल्फर अगर आ जाता है मेरा पेट्रोल में, देखो होना चाहिए सल्फर, देखो होना चाहिए सल्फर, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में सल्फर आता है ना तो काफी हार्म करता है इंजन को, इंजन के बोर को, बियरिंग को खराब कर देता है, कोरोड कर देता है। कोरोजन समझ रहे हो, जैसे आपका रस्टिंग होता है, जंग में आपके लोहा में जंग लगना, सेम यहाँ पे कंडीशन होता है। अगर सल्फर
आपके इंजन पे या फिर बोर में बियरिंग वगैरह आ जाता है तो उसको कोरोड कर देता है, खराब कर देता है। तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सर्पल कितना होना चाहिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ, आप लोग को कमेंट देख के पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा ध्यान रहता है इधर, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे हो, बिल्कुल बच्चा कमेंट नहीं कर रहा, बच्चे लाइव ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आप कैमरा में देख के बताऊंगा एटलीस्ट यहाँ पे जो आप लोगों को आई से आई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, सल्फर का होना चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाता है ना तो कोरोड कर देता है, खराब कर देता है, टीयरिंग वेरियंग देखने को मिलता है, मतलब इंजन को खराब करता है। इन शॉर्ट में वो जल्दी उसका लाइफ जो होता है घट जाता है, जल्दी खराब हो जाएगा। तो सल्फर कंटेंट लीड्स टू कोरोजन इन सिलेंडर बोर, बियरिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट वाला सिस्टम होता है जहाँ पे इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व होता है या एग्जॉस्ट वाल्व होता है, बियरिंग वगैरह जो रहता है, सिलेंडर का जो बोर रहता है जिसके अंदर पिस्टन मूवमेंट करता है, इसको खराब करता है सल्फर। तो सल्फर बहुत कम होना चाहिए, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें गम कंटेंट, अब मैं वो सभी चीजें बता रहा हूँ जो चीजें इसको खराब कर सकता है। ये सभी तुम्हें बताया, जैसे आपका वेपर प्रेशर के बारे में बताया, वोलेटिलिटी के बारे में, तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मेरा एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू का बात करें, स्पेसिफिक हीट, अब कुछ ऐसी चीज का बात करें जो होना चाहिए लेकिन कंट्रोल वे में होना चाहिए। पहला बात के सल्फर, सेकंड होता है गम कंटेंट। गम आपको पता है गम क्या था, फेविकोल की तरह होता है, हम लोग ये नहीं सोचते गम मतलब वो गम नहीं, सेड वाला नहीं, गम मतलब कोई चीज को चिपकाने के लिए। तो ये क्या होता है ना, गम कंटेंट वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है किसके, सिलेंडर के अंदर। ये क्यों होता है, जिससे याद करो ये पॉलीमराइजेशन होता है मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब लोग सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहां से आया, क्योंकि थोड़ा याद करो जो मैंने फ्यूल आप लोगों को बताया, फ्यूल में अगर मैं बात करता हूं तो जो एरोमेटिक्स होता है ना, ये भी मेरा क्या था, हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल होता है जो पेट्रोल डीजल की तरह होता है। तो ये अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, ओके। तो यहां देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। अब आप लोग पढ़े होंगे पॉलीमर मोनोमर से बना रहता है, बहुत सारा मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे क्या मोनोमर से पॉलीमर बनता है, जिससे रबड़ वगैरह बना जाता है। और अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो पॉलीमराइजेशन से होता है बेसिकली जो रबड़ वगैरह होता है उसको बनाया जाता है, हार्ड बना जाता है, और हार्डनेस मोनोमर मिला के हार्ड रबड़ बना जाता है। तो पॉलीमराइजेशन होता है किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसकी वजह से क्या होता है ना, गम चिपकने वाला कंटेंट वहां पे बन जाता है, जो बेसिकली क्या होता है, कार्बोरेटर से आकर चिपक जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी फ्यूल को कंजम्पशन करता है, फ्यूल को लेता है, तो फ्यूल का बर्बादी आपका ज्यादा होता है। तो ये गम कंटेंट आपका नहीं बनना चाहिए, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करा गया। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी वही फ्यूल से रिएक्शन करके फ्यूल आपस में क्या होता है, मोनोमर फ्यूल का जो मोनोमर होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो रिएक्शन करके पॉलीमराइजेशन करके एक गम कंटेंट बना देता है। इट्स इफेक्ट मोर फ्यूल कंजम्पशन, जिसकी वजह से ज्यादा आपका देखो फ्यूल का आपने क्यों फ्यूल डाला, तेल क्यों डाला, ताकि आपका इंजन चले। लेकिन इंजन चला के ना वो एक ऐसा कंटेंट बना जो फ्यूल को खपत कम कर रहा है, राइट। तो इससे क्या होता है, कार्बोरेटर में जाकर चिपक जाता है, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, बिल्कुल आप इसको नहीं चाहते हो। तो ये चीज हो गया। और 8 नंबर पर बात करेंगे क्या, क्लीन फ्यूल। फ्यूल को क्लीन भी करना आपको पड़ेगा, अगर आप क्लीन नहीं करोगे तब भी दिक्कत होगा। तो इसके लिए फिल्टर वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है, होता ना आपका। अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है आपका पेट्रोल फिल्टर, यानी कि पेट्रोल नहीं फ्यूल फिल्टर कहा जाता है उसको, ठीक है, फिल्टर वगैरह लगाया जाता है। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो इतना चीज आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं जो मैंने कहा था ना पे ऑक्टेन नंबर, ये पूछा जाता है कि ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए और इंडिया में ऑक्टेन नंबर कितना पाया जाता है। और ऑक्टेन नंबर क्या वेरी कर सकता है लोड वगैरह पे। अगर हाई लोड पे आप चलाओगे गाड़ी तब भी, जैसे मान लो हाई ऑक्टेन नंबर में क्या कहा कि पेट्रोल ऐसा पाया जाता है, कुछ ऐसा पेट्रोल पाया जाता है जिसमें ऑक्टेन नंबर लो रहता है, कि क्या रहता है, लो मेरा ऑक्टेन नंबर रहता है। तो लो ऑक्टेन नंबर मतलब वो मेरा ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, उसमें एंटी नॉकिंग होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो आपने हाई ऑक्टेन नंबर वाला डाला पेट्रोल, ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर वाला डाला और आपने रफ यूज करा, रफ मतलब बहुत स्पीड चला रहे हो, बहुत लोड के साथ चला रहे हो, तो फिर भी उसमें नॉकिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगा। वो भी फ्यूल का 100% एफिशिएंट, मतलब ज्यादा एफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप रफ चला रहे हो। तो जरूरी नहीं है, मतलब वही बात है कि आपके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन ज्यादा पैसा आ गया तो उसका जब यूटिलाइजेशन सही ढंग से करोगे ना तब जाके उसको बेनिफिट नजर आएगा। लेकिन अगर आपको मिला ज्यादा पैसा को पूरा बर्बाद करोगे तो उससे अच्छा कि जो कम पैसा कमा रहा है ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है उससे ज्यादा आपका अच्छा लाइफ हो सकता है, ठीक है, आपसे ज्यादा उसका लाइफ हो सकता है। तो ज्यादा पैसा रहने से तो उसका यूटिलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो आप अगर अच्छा डालो पेट्रोल का अच्छा ऑक्टेन नंबर वाला तो उसका यूटिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या कि ऑक्टेन नंबर है क्या और इससे होता क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। और ऑक्टेन नंबर इसमें पाया जाता है, ध्यान रखना पेट्रोल में कहा ना पीयू
पोस्ट ऑफिस देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो, पी माने पेट्रोल और ओ माने ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन नंबर। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। डिस्कस में यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऑक्टेन नंबर रेटिंग ऑफ फ्यूल इन एसआई इंजन, क्योंकि ऑक्टेन नंबर हम लोग रेटिंग देते हैं, एक टेस्ट रेटिंग होता है जो बेसिकली बताता है कि मेरा एसआई इंजन का परफॉर्मेंस कैसा वगैरह होगा, ठीक है, या फिर ये बताता है कि फ्यूल का वैल्यू कितना है। और ऑक्टेन नंबर रेटिंग ऑफ फ्यूल इन एसआई इंजन, फ्यूल का रेटिंग होता है ना, रेट हम लोग करते हैं ना कि ये 5 स्टार है, ये 2 स्टार वाला फिल्म है, तो ये अच्छा फिल्म है, ये बुरा मूवी है, बुरा फिल्म है। तो सर फ्यूल कैसा अच्छा बुरा है ना, यानी फ्यूल अच्छा रहेगा तो आपको एफिशिएंट ज़्यादा देगा, ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, ज़्यादा देर तक चलेगा, ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन कम से कम होगा, एंटी नॉकिंग वगैरह, मतलब कि एंटी नॉक करने का मतलब है कि नॉकिंग टेंडेंसी आपको कम देखने को मिलेगा। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ऑक्टेन नंबर, तो देखिए होता क्या, फ्यूल में दो तरह का पाया जाता है। पेट्रोल में अगर बात करते हैं तो दो तरह का पाया जाता चीजें, एक होता है मेरा आइसोऑक्टेन, ध्यान दो, और एक पाया जाता है आपका एनहेप्टेन। एनहेप्टेन तो पेट्रोल में मिक्स होता है, ठीक है, पेट्रोल में मिक्स होता है आइसोहेप्टेन, ठीक है, आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन। एन मतलब नॉर्मल हेप्टेन, तो आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है मेरा पेट्रोल। इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर मेरा होता है पेट्रोल। अब इसमें से जो आपका आइसोऑक्टेन होता है ये कितना है, ये बताता है मेरा ऑक्टेन नंबर को, इसीलिए ऑक्टेन याद रखो, ऑक्टेन तो पकड़ लेना। ऑक्टेन नंबर मतलब देखो भाई, एक है आइसोऑक्टेन मिक्सचर, जैसे होता है हमारा शरबत, शरबत किसका किसका मिक्सचर है, शरबत है आपके शुगर का एंड वाटर का। लेकिन शरबत नहीं बोला कि वो शरबत बहुत अच्छा पिलाया था, क्यों, हो सकता है उसमें मिठास ज्यादा हो, है ना, या फिर कोई बोला बहुत कंजूसी कर दिया था, उसमें था ही नहीं शुगर। समझे मेरी बात नहीं, तो आप किसको देख रहे हो, शरबत में बोल रहे सॉल्यूशन को, वो आप जज करो किसके बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे जज करो कि शुगर आपका ज्यादा था या नहीं, मिठास था कि नहीं, मिठास है या नहीं। तो सेम चीज है कि यहाँ पे जो आपका अगर बात करेंगे आपका दैट इज कॉल्ड योर पेट्रोल का, तो पेट्रोल में, ठीक है, फ्यूल जो पेट्रोल की तरह यूज करे, तो फ्यूल में दो चीज कौन कौन सा मिक्सचर है यहाँ पे, आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। अब इसमें आइसोऑक्टेन कितना है, अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना वो ज्यादा उसका ऑक्टेन नंबर कहलाएगा और वो और अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो आइसोऑक्टेन कितना है, लेकिन वॉल्यूम पे हम लोग लेके चलते हैं, जितना भी वॉल्यूम ले, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उसमें कितना परसेंटेज आइसोऑक्टेन है आउट ऑफ दोनों में से। क्लियर मैं पॉइंट रहा हूं, तो इसका कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप डिफाइन कर सकते हो दैट it is the percentage by volume of isooctane in the mixture of isooctane and normal heptane। मतलब आइसोऑक्टेन और आपके आइसोऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सचर में आइसोऑक्टेन का परसेंटेज वॉल्यूम कितना है, वो बताता है कि ऑक्टेन नंबर मेरा कैसा है, ऑक्टेन नंबर मेरा कितना है, ज्यादा या कम है, ठीक है, ओके। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर मेरा परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन ज्यादा हुआ, अगर मेरा आइसोऑक्टेन ज्यादा हुआ, आइसोऑक्टेन अगर ज्यादा रहेगा तो आपका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। क्या आइसोऑक्टेन ज्यादा हो तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो हायर विल बी दी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। देखो एंटी है, एंटी नॉकिंग मतलब नॉकिंग टेंडेंसी कब होगा, नॉकिंग मतलब जो आवाज वगैरह आता है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंजन पे, वो कम से कम होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या करा है, आइसोऑक्टेन ज्यादा है, आइसोऑक्टेन ज्यादा मतलब आपका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो एंटी नॉकिंग ही ज्यादा है, यानी कि जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो कम है। क्लियर, ये चीज ध्यान रहे कि नहीं, और हम लोग वॉल्यूम पे लेके चलते हैं, इसलिए देखो ध्यान से, इसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया कि ऑक्टेन नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ऑक्टेन नंबर इज इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाता है कि वॉल्यूम किसका लेते हैं हम लोग, आइसोऑक्टेन का, आई फॉर आइसोऑक्टेन वॉल्यूम, और प्लस लेते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, नॉर्मल हेप्टेन का, नॉर्मल हेप्टेन का वॉल्यूम लेते हैं, और इसमें डिपेंड किसमें करता है, आपके VI पे डिपेंड करता है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन। तो अगर वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, ये अगर बढ़ेगा तो मेरा ऑक्टेन नंबर भी बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर भी मेरा बढ़ेगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, जो चीज यहाँ पे मेंशन कराया गया, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आइसोऑक्टेन बढ़ने से मेरा ऑक्टेन नंबर भी बढ़ने वाला है। चलिए अब रेंज देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्टेन नंबर ज्यादा कम, तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया रेंज ऑफ ऑक्टेन नंबर, क्या लिखा गया, रेंज ऑफ ऑक्टेन नंबर। जैसे एक तरफ मैंने क्या लिख दिया हूँ, एक तरफ मैं लिख दिया, मान लो यही देख लो, आइसोऑक्टेन में क्या लिखा हूँ, आइसोऑक्टेन। तो आपको पता है कि आइसोऑक्टेन से ही मेजर करते हैं आइसोऑक्टेन मेरा कितना है, आइसोऑक्टेन जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो मान लेते हैं कि इस बार मेरा आइसोऑक्टेन जो है ना
वो 100% है। आइसोक्टेन पूरा का पूरा सिर्फ 100% मेरा आइसोक्टेन ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0% मेरा क्या, 0% वॉल्यूम मेरा किसका, एन-हेप्टेन। एन-हेप्टेन यहाँ पे है ही नहीं, मान लो 0 मेरा क्या, 0 मेरा है एन-हेप्टेन, वॉल्यूम ऑफ एन, एन-हेप्टेन मेरा 0% है। इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पे 0 नॉकिंग मेरा होगा, इसलिए लिया ON, मतलब ऑक्टेन नंबर यहाँ पे 100% होगा, क्योंकि हम लोग मान के चलें कि यहाँ पे मेरा एन-हेप्टेन है ही नहीं, तो ये नॉर्मल हेप्टेन है ना, इसी की वजह से घटता है मेरा प्रॉपर्टी, मतलब अच्छा तेल नहीं माना जाता, अच्छा फ्यूल उसको नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से नॉकिंग जैसा प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 0 नॉकिंग हुआ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि 0 ही हो जाता है, कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें देखने को मिलेगा। तो आप 0 बोल के नहीं चलोगे, 0 का भी लिखा रहेगा, उसका मतलब होता है मिनिमम नॉकिंग, लेकिन नॉकिंग तो कुछ ना कुछ होगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? जैसे मैंने कहा था ना, कार्बन में मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, और बहुत सारे मान के चलते कि ऐसा ऐसा होता है, जैसे आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस कुछ और मानते, लेकिन रियल में थोड़ा बहुत उसमें रिवर्सिबिलिटी, फ्रिक्शन लॉस की वजह से लॉसेस तो होता है, उतना मुझे ज्यादा एफिशिएंट नहीं मिल पाता। सिमिलरली यहाँ बात करेंगे कि मैं बोल दिया कि ऑक्टेन नंबर 100, लेकिन ऑक्टेन नंबर पक्का पक्की नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें नॉकिंग तो होगा, इसलिए इसको मिनिमम नहीं, मतलब बोलेंगे नॉकिंग हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, बहुत कम। अगर इधर आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका एन-हेप्टेन ही है, क्या आपका एन-हेप्टेन, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन आपका 100% है, 100% है, और ऑक्टेन आइसोक्टेन का बात करेंगे तो आइसोक्टेन जो है ना वो आपका 0% है। क्या है आपका 0% है, वो 0 है, बिल्कुल है ही नहीं। यानी नॉर्मल हेप्टेन की वजह से तो नॉकिंग होता था, खराब पेट्रोल माना जाता था, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर 0, क्योंकि ऑक्टेन नंबर को किससे जज करते हैं, आइसोक्टेन से, और यहाँ पे आइसोक्टेन तो 0 है, तो आइसोक्टेन में 0% है वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑक्टेन नंबर भी 0 हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉकिंग होगा, हाई नॉकिंग यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं इंडिया में, इंडिया में किस तरह का पाया जाता है। तो इन इंडिया नॉर्मल पेट्रोल, जो आप जो जाते हो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे, आप जो पेट्रोल लेते हो उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है, लगभग 70 से 80 के बीच में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70 से 80 के बीच में आपको ऑक्टेन नंबर जो है देखने को मिलता है। लेकिन माय पॉइंट इज, इन इंडिया क्वालिटी फ्यूल इज ऑन ऑक्टेन नंबर, लेकिन अगर आप मान लो अच्छा क्वालिटी का फ्यूल डाल रहे हो तो उसका ऑक्टेन नंबर 90 से लेकर 94 तक चल जाता है। अब बोलेंगे ये सर कहाँ मिलेगा, ये पेट्रोल पंप पे ही मिलता है, एक नाम से, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। आप देखे होंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल देखने को मिलता है। मैं अगर आप इसके बाद आज ध्यान दोगे तो कल आप अगर जाओगे बाइक से, ठीक है, या कार से जा रहे हो, तो आप जहाँ पे पेट्रोल डलवाते हो वहाँ पे ध्यान देना कि कहीं पे बेच लगा रहता है एक्स्ट्रा प्रीमियम का, उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। देखो इसमें 80 तक मैक्सिमम जा रहा है, ये स्टार्ट होता है 90 से लेकर 94 तक, यानी इसका अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, इट मींस आप क्या देखोगे, ऑक्टेन नंबर ज्यादा, यानी कि इससे अगर इस तरह का पेट्रोल को आप डालते हो तो पहली बात इससे एफिशिएंसी भी आपका बढ़ेगा, और नॉकिंग टेंडेंसी, मतलब आपका जो इंजन है वो स्मूथ चलेगा विदाउट कोई आवाज की। अब जो इंजन आवाज करता है वो करेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा, तो इसका अच्छा रहेगा। लेकिन अब आप बोलिएगा, और एक चीज जान लो कि जो आपका ऑक्टेन नंबर है ना, इसको कहा जाता है आर्बिट्री कंटेंट। क्या कहा जाता है, आर्बिट्री नंबर कहा जाता है, आर्बिट्री क्वांटिटी कहा जाता है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आर्बिट्री का मतलब क्या होता है। आर्बिट्री का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं, जैसे हम लोग टेम्परेचर को बोले थे, किसी के लिए ज्यादा टेम्परेचर, किसी के लिए बहुत गर्म है, और किसी के लिए हीरो बोलेगा अरे भाई ये तो गर्मी ही नहीं है। से होता नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा के दिनों में जब आदमी 10-10 स्वेटर पहन के है, कोई आदमी एकदम पूरा दिखाएगा अपना चेस्ट वोस्ट, अब लगा रहे यार इस बार तो ठंडा पड़ा ही नहीं, तो हो सकता है उसको ना लगे, क्योंकि सही में अगर उसको लगता है ठंडा तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो 4 दिन 5 दिन पूरा ठंडा पर एकदम टी शर्ट में ही रहा, बनियान में ही घूम रहा, तो सच में नहीं लगा। तो उसी तरह आपका जिस तरह टेम्परेचर होता है आर्बिट्री क्वांटिटी होता है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, फीलिंग का बात है। तो सेम आपका ऑक्टेन नंबर आर्बिट्री क्वांटिटी होता है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप अगर ऑक्टेन नंबर 100 वाला डाल दिए तो आपका मिनिमम नॉकिंग भी हो सकता है ज्यादा नॉकिंग हो। अब बोलेंगे क्यों, हो सकता है आप उसको रफ चला रहे हो, उसके लिए एक कंडीशन मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। देखिए अब इससे आपको समझ आएगा, जो मैंने बताया वो यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो इसके लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को ध्यान दो यहाँ से, कि जो ऑक्टेन नंबर होता है ON मतलब ऑक्टेन नंबर, ये दो तरह का हम लोग इसको डिवीजन करते हैं, स्टडी करने के लिए दो तरह बोलते हैं। एक कहा जाता है RON, एक कहा जाता है MON। अब बोले सर ये रोन मोन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो रोन है RON है, R फॉर रिसर्च, ON माना ऑक्टेन नंबर, और जो MON है M फॉर हो जाता है मोटर ऑक्टेन नंबर। एक होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर, एक होता है मोटर ऑक्टेन नंबर। अब बोलेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो समझो। अगर मैं बोलता हूँ रिसर्च ऑक्टेन नंबर, तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि इसको यूज किया जाता है, इसको मेजर, देखो ये बेसिकली मेजर किया गया ऑक्टेन नंबर है। जैसे आपने अभी हम लोग मेजर कैसे किए ऑक्टेन नंबर को, कि अगर मेरा ऑक्टेन नंबर 0 है, इसका मतलब उसमें मेरा आइसो ऑक्टेन है ही नहीं, नॉर्मल ऑक्टेन पूरा का पूरा 100% है, तो ज्यादा नॉकिंग देगा। और जब मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा आइसो ऑक्टेन रहेगा,
है ना, और नॉर्मल ऑक्टेन नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें आइसोक्टेन ज्यादा है, तो आइसोक्टेन जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा, यानी ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा उसमें नॉकिंग कम से कम, यानी मिनिमम नॉकिंग होगा। तो उसको भी अगर इस दोनों को जो मैंने डिवाइड कर दिया कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर में और मोटर ऑक्टेन नंबर में, तो जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है माइल्ड कंडीशन पे। माइल्ड कंडीशन का मतलब क्या है? माइल्ड कंडीशन का मतलब है कि जब आप नॉर्मल स्पीड चला रहे हो, नॉर्मल लोड और नॉर्मल स्पीड। जैसे कि याद करो, अगर आप बाइक चलाते हो तो लिखा रहता है इकोनॉमी, वही बताता इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी मतलब आप ज्यादा लोड नहीं, बाइक मान लो 2 आदमी चला जाता तो 2 आदमी आराम से चल रहे हो, और स्पीड भी आप 40-50 लेके चल रहे हो, मेंटेन 30-40 या 40-50 जो रहता उसमें अगर आप चला रहे हो तो रहा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा देगा क्या आपका, अगर आप मान लो इसको यूज करो, लेट सपोज कि आपने ऑक्टेन नंबर क्या यूज करा, जाके एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला डलवाया, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला डलवाया पेट्रोल, और डलवा के अगर आप चला रहे हो किसमें, माइल्ड कंडीशन में चला रहे हो, तो आपको बिल्कुल एफिशिएंसी ज्यादा देगा, और साथ ही साथ आपको नॉकिंग वगैरह नहीं क्रिएट होगा, इंजन जल्दी खराब नहीं होगा, स्मूथ चलेगा विदाउट आवाज वगैरह की। लेकिन अगर आपने डलवाया, ठीक है, आपने डलवाया ऑक्टेन नंबर वाला ज्यादा से ज्यादा 90 से लेकर 94 वाला, मतलब कम से कम जिसमें मतलब अच्छा वाला पेट्रोल डलवाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप टफ चला रहे हो, टफ मतलब कि इसको मेजर किया जाता है, मोटर ऑक्टेन नंबर को मेजर किया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। क्या बाइक चला रहे हो पूरा 90 के स्पीड में रोने जा रहे हो, ठीक है, रोते जा रहे हो, क्योंकि वो उस तरह का बनाया नहीं गया उस कंडीशन के लिए। तो अगर आप भाई आपने अच्छा पेट्रोल डलवाया, लेकिन फिर भी सोच रहे हो कि सर जी मैंने तो ऑक्टेन नंबर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलवाया था, शायद उसका कॉस्ट कहीं कहीं पे ज्यादा भी रहता है, जिससे अगर इसका 100 रुपये चल रहा तो उसके 2 रुपये ढेर लेगा, ठीक है, लेकिन इंजन आपके लिए, आपके मशीन के लिए अच्छा, आपके कार के लिए, बाइक के लिए अच्छा है, तो उसी को डलवाना चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा उसी को। लेकिन बाइक को ध्यान रखना, उसमें आप लो लोड अगर चला रहे हो, है ना, 2 के जगह में 4 आदमी को बैठा लिए हो और आप पूरा स्पीड में रोते जा रहे हो, तो फिर आपको भाई इफिशियंसी ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा ऑक्टेन नंबर रहने के बावजूद भी आपको इफिशियंट कम मिलेगा और नॉकिंग भी रहेगा, इंजन आवाज भी करेगा, क्योंकि आप रफ चला रहे हो। तो जो इसीलिए मैंने कहा आर्बिट्री क्वांटिटी, मतलब ये नहीं कि सर जी मैंने ऑक्टेन नंबर ज्यादा डलवाया, जैसे को बोला जाता ना कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करो 100% आप जूनियर इंजीनियर फिर सीनियर सक्सेस इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन कब, जब आप पढ़ाई करोगे। आपने कोर्स तो ले लिया, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कहां से बनोगे, फिर आप कोर्स को गलती दोगे तो वो गलत बात है ना, समझ आया मेरा बात, समझे ना कि नहीं। जैसे मान लो आपने कोई आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आप बीटेक मान लो आईआईटी से की हो, आईआईटी जाने से नहीं होता ना, आईआईटी जाके पढ़ना भी तो पढ़ना है। अगर आप वहां गए और आप बोले बस अब तो हो गया, अब बेड़ा पार हो गया, तो मिल तो जाएगा, चलो आईआईटी के नाम से कुछ ना कहीं अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप सोचोगे कि मैं क्वालिफाई करके कहीं बड़ा कंपनी में जाऊंगा, ठीक है, कोई आपका महारत्न या नवरत्न कंपनी में पीयूसी में जाऊंगा, तो आप भूल जाओ सपना, है ना। तो जाने से नहीं होता, आपको तैयारी भी करना पड़ा, पढ़ता भी उतना पड़ता है, जाओगे 4 साल पढ़ाई करो तभी जाके होगा। तो इसीलिए ये आपका आर्बिट्री क्वांटिटी होता, आप डिपेंड, मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि आपने एडमिशन ले ही लिया। जैसे मानो हम लोग का कोर्स, मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कोर्स को देखेगा तो मैकेनिकल में जितना नंबर आएगा उतना से उतना आप 100% नंबर उठा लोगे, 100% आप नंबर ले आ सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तब, सारे चीज को रिवीजन करोगे तब। अगर आप लिए और आप ईद के चांद की तरह कभी आए, देखे और चल गए, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना, राइट। तो ये चीज होता है आर्बिट्री क्वांटिटी। तो आप समझ गए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या समझ आया कि कौन आपके लिए अच्छा है, आरओएम। अगर आपको नॉकिंग आपका मतलब इफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, ये मैं बार बार इफिशिएंसी को ईंटा से निकला हूं, क्योंकि इफिशिएंसी को ईंटा से दिखाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, समझिए मेरी बात क्यों, ठीक है। तो अगर आपको हाई इफिशिएंसी चाहिए और आपको नॉकिंग टेंडेंसी कम से कम चाहिए, तो आप आरओ ले सकते हो। तो याद रखना, अगर आपको बाइक को ज्यादा दिन तक जिंदा रखना है और स्मूथली चलाना, आवाज वगैरह ना है, तो 2 चीज का ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग को कौन सा पेट्रोल डलवाना है, हाई ऑक्टेन वाला। तो आप बोलेगा हमेशा कि मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल दीजिए, मतलब बोलने का जरूरत नहीं, वहां जगह वहां खड़ा रहो, वहां पे मिल जाएगा उसी काउंटर में, ठीक है। और दूसरा चीज, आप लो नॉर्मल स्पीड में चलाओ, जो इकोनॉमी चलाया जाता है, और स्पीड। इसीलिए आप देखोगे जो अंकल लोग होते हैं, पापा लोग होते हैं, वो बाइक चलाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी में हमेशा चलाते हैं, 40-50 में चलाते हैं। इसलिए देखिएगा कि पुराना से पुराना बाइक है, ठीक है, आपके पास स्पोर्ट कार है, लेकिन आपसे अच्छा वो चलता है, आपसे अच्छा चलेगा, अच्छा ज्यादा दिन तक चलता है, खराब भी नहीं होता है। और आप अच्छा से अच्छा ले लिए, है ना, बाइक, स्पोर्ट बाइक, लेकिन 2 साल के बाद उसका हालत खराब हो जाता है, समझ है क्यों, क्योंकि वो ये सबको मेंटेन कर रहा है। जबकि वो जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल को डलवाते हो, अगर नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा रहे हो फिर भी उसका थोड़ा बहुत इससे अच्छा देगा, क्योंकि आप हाइक से आप अच्छा डलवा के अगर ये सब भी करते हो ना, हाँ ये बोल सकते हो कि सर जी अगर मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा के भी अगर हाई लोड पे हाई स्पीड चला रहा हूं तो कुछ ना सुधार होगा, नॉर्मल से अच्छा ही आपका देगा, लेकिन पूरा तरह से आप नहीं बोल सकते कि अच्छा ही हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये चीज समझ गए ना, चलिए। अच्छा हाँ, अब यहां से यानी क्या समझे, इससे ये समझे कि मेरा ऑक्टेन नंबर जो है ना
ऑक्टेन नंबर मेरा डिफाइन नहीं कर रहा है कि मेरा इफिशियंसी कितना ज़्यादा अच्छा दे रहा है, या मेरा अगर मान लो अच्छा हम लोग डलवा दिए है ना, अच्छा डलवा दिए हम लोग पेट्रोल हाई ऑक्टेन नंबर वाला, जैसे आइसो ऑक्टेन जिसमें 100% है, यानी कि जिसमें ऑक्टेन नंबर आपका मैक्सिमम है, उसको भी डलवा दिए, फिर भी मुझे नॉकिंग टेंडेंसी कम से कम मिलेगा, इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगा। ये डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे, कि कंडीशन मेरा कैसा है, कंडीशन मेरा कैसा है। तो यानी कि आप कैसे जज करोगे, फिर तो आप जज नहीं कर सकते हो। समझ आया कि मैं हमारी बात की नहीं। मान लो दो बाइक है आपके पास, एक बाइक में डाला गया क्या, हाई ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल, हाई ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल, ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोल 1 लीटर डाला गया, और वो मान लो 50 किलोमीटर उसका पेट्रोल खत्म हो गया, 50 में उसका खत्म हो गया, और जब आप चलाओगे तो मान लो कोई आपको चला रहे हो, आप 2 मिनट के लिए बैठोगे तो बहुत आवाज भी आ रहा है, हो सकता है वो हाई स्पीड में चल रहा हो, ठीक है, और वो 50 में खत्म हो गया, आवाज भी बहुत किया। लेकिन दूसरा एक बाइक है जो डाला मेरा यही इसी को, हाई ऑक्टेन नंबर वाला को ही डाला गया, और वो चला इस बारी नॉर्मल स्पीड से और नॉर्मल लोड से, तो फिर आपको अच्छा लग रहा है, और वो चला, ये 50 अगर चला तो ये 60 किलोमीटर चला, तो अब आपको क्या लगेगा कि सर जी उसमें मुझे लग रहा है सेम पेट्रोल सेम बाइक, लेकिन वो तो ज़्यादा चला, यानी कि वो शायद हाई ऑक्टेन नंबर वाला है। ये जरूरी नहीं है, समझा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है किस में, कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि पहली बात तो ये समझे कि R1 मेरा ग्रेटर हो जाएगा, इसमें ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगा। दूसरा चीज इन दोनों का एक एवरेज लेना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है मेरा क्या, फ्यूल सेंसिटिविटी। क्या कहा जाता है, फ्यूल सेंसिटिविटी। अब मेरा फ्यूल सेंसिटिविटी क्या बताता है कि मेरा कितना सेंसिटिव है। जैसे होता है ना कि कोई मान लो एक आपके घर में कोई बच्ची है या फिर कोई लड़का है, वो सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा भी गर्मी आता है ना तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, या थोड़ा उसको कुछ बोल दो तो गुस्सा हो जाएगा, है ना, कोई बोल दो तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जैसे लड़की लोग अगर थोड़ा कुछ आप हट वाला चीज बोल देंगे, हट करने वाला चीज, तो बुरा लगने वाला चीज तो हट हो जाता है, और लड़कों में भी होता है, ठीक है, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये कितना सेंसिटिव है, यानी कि कंडीशन पे चेंज होने से उसका वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ऑक्टेन नंबर, उसका डिफरेंस कौन देता है, तो इन दोनों का डिफरेंस। जैसे मैंने कहा एक बाइक को लिए, उसमें आप दोनों में ऑक्टेन वाला हाई ऑक्टेन वाला डालें, लेकिन एक में एफिशिएंसी कम दे रहा है, एक में ज्यादा दे रहा है, क्योंकि एक को आपने माइल्ड कंडीशन में चलाया और एक में आपने एक्सट्रीम कंडीशन में चलाया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देगा कि भाई कितना चेंज हो रहा है, कितना सेंसिटिव है, कितना दोनों के चलते वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है फ्यूल सेंसिटिविटी इक्वल टू RON माइनस MON। क्या कहा जाता है, RON माइनस MON, यानी कि RON यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस, जो मान लो इससे जितना एफिशिएंसी देगा और इससे जितना आपका कम दिया, उन दोनों का डिफरेंस बता दिया कि भाई इतना का अंतर आ रहा है वही ऑक्टेन नंबर से, अगर अलग अलग कंडीशन में चलवा रहे हैं तो ये हो गया, इतना सेंसिटिव है। मतलब इतना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, अगर सेंसिटिविटी का बात करेंगे तो प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ा, कंडीशन चेंज होने से कितना उसका प्रभाव में परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन आपका निकल जाएगा, राइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग इंडेक्स लेते हैं। मतलब अगर एंटी नॉकिंग टेंडेंसी को कम करना है तो इन दोनों का एवरेज लेके चलते हैं, कि इससे जितना भी वैल्यू आया और इससे जितना भी वैल्यू आया, उन दोनों को जोड़ो और दोनों का डिवाइड कर दो, तो उससे आपका क्या हो जाता है, एंटी नॉकिंग इंडेक्स आपको पता चल जाता है। एंटी नॉकिंग इंडेक्स आपका, तो क्या पता चला कि एंटी नॉकिंग जो इंडेक्स होता है वो और कुछ नहीं, आपका एवरेज होता है। एवरेज किसका होता है, एवरेज होता है RON MON का। RON MON का क्या होता है, एवरेज हो जाता है। समझ आई मेरी बात की नहीं। तो यहां तक ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे फ्यूल के बारे में, लेकिन CI इंजन के लिए, SI इंजन कंप्लीट। अच्छा थोड़ा मैं और चीजें बता देता हूं। अब देखो एंटी नॉकिंग जो प्रॉपर्टी है, जो आपका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी है, किसका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, पेट्रोल का। आप समझे कि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत तो आपको मिनिमम देगा ही देगा, और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल डलवा तो उसमें तो होगा ही होगा। तो क्या इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इसको कम किया जा सकता है, यानी कि इंप्रूव कर सकते हैं एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को। इंप्रूव मतलब कम से कम मेरा नॉकिंग वगैरह हो, ज्यादा एफिशिएंसी दे, तो उसके लिए कुछ हम लोग एडिटिव वगैरह मिलाते हैं, एडिटिव कुछ चीजें एक्स्ट्रा और मिला देते हैं, जिससे उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है, यानी नॉकिंग टेंडेंसी घट जाता है। वो क्या होता है वो आप समझो। इसमें दो चीज को हम लोग मिलाते हैं। वैसे आज के टाइम पे इसको हटा दिया गया क्योंकि एनवायरमेंट में जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है, एयर पोल्यूशन करता है, लेकिन यूज किया जाता है वो आप जान लो। एक किया जाता है टेट्रा इथाइलेट, यानी इसको इन शॉर्ट में कहते हैं TEL, और दूसरा आ जाता है मेरा टेट्रा मिथाइलेट, यानी कि TML। क्या हो जाता है, एक TEL एक TML, मतलब आपका टेट्रा इथाइलेट और टेट्रा मिथाइलेट, इन दोनों का जो है वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा
कि इसका यूज अभी नहीं किया जाता, इंडिया में बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्यों बैन कर दिया गया? बिकॉज ये सभी जो है ना दीज एडिटिव वेयर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट आज के टाइम पे बंद ही कर दी है, लेकिन इन सेंस ऑफ मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया बिकॉज एज इट क्रिएट एयर पोल्यूशन बाय लिविंग लेड इन द एनवायरमेंट। और आपको पता है कि लेड जो होता है ना ये काफी खतरनाक होता है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। ये हवा में मिल जाने के बाद, ये हवा में मिल जाने के बाद, हवा मिल जाने के बाद आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो अंदर क्या होता है, इनहेल हो जाता है और आपके फेफड़े में, लंग्स वगैरह में लेड काफी ज्यादा डैमेज करता है। तो ये डैमेज सिर्फ एयर पोल्यूशन के लिए भी नहीं, इंसान के लिए भी है, इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी है, लिविंग बींग्स के लिए भी है। दैट्स वाई इसको बैन कर दिया गया। याद करो कुछ दिन पहले जो है मैगी जो है फास्ट फूड, जो मैगी पूरा का पूरा इंजीनियरिंग बच्चों के लिए जो वो जान होता था हम लोग के टाइम पे, जब हॉस्टल में हम लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है। मैगी बंद हो गया था इसी के वजह से, क्योंकि मैगी में पाया जाता था लेड। मैगी में क्या पाया जाता था? लेड पाया जाता था, जिसके वजह से उसका कंपनी काफी टाइम तक ठप था। फिर आगे चलकर उसको ठीक वगैरह रिसर्च वगैरह किया गया, शोध वगैरह हुआ, फिर फाइनली चूंकि बहुत बड़ी कंपनी थी, आज के टाइम में मार्केट उसका बहुत बड़ा था, तो बाद में उन सबको ठीक करके जो है मार्केट में फिर से लाया गया, मार्केट में फिर से लाया गया। तो ये लेड के वजह से क्या है, इसको जो है वो बैन कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, तो भाई रिप्लेस क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इफिशियंसी तो बढ़ाना है पेट्रोल इंजन का, और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी भी घटाना है, ठीक है। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बढ़ाना है, नॉकिंग को घटाना है, ठीक है। एंटी नॉकिंग बोलेंगे तो ऑटोमेटिक में एंटी बोल दिया, ऑपोजिट बोल दिया, तो उसको बढ़ाना है और नॉकिंग को घटाना है। तो इन दोनों को रिप्लेस करता है, इन दोनों को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? आपका हो जाता है क्या? इथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या हो जाता है? इथिलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं? क्या हो जाता है? इथिलीन, या फिर बोला जाता है इथाइलिन, इथाइलिन या इथिलीन जैसे बोलोगे, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। या फिर बोल सकते हो कि ये कैसा आपका पेट्रोल है, ये ऐसा पेट्रोल है जिसमें लेड नहीं पाया जाता है, यानी कि अनलेडेड पेट्रोल। यानी कि अगर आप बोलोगे लेड किसको बोलते हैं? लेड बोलते हैं सीसा। तो सीसा तो शरीर के लिए अच्छा नहीं, सीसा खाओगे तो क्या ही होगा बताइए। तो ये सीसा रहित पेट्रोल होता है, सीसा रहित आपका फ्यूल होता है, सीसा रहित तेल होता है, सीसा रहित, जो आपके या तो एयर को हार्म करता है, और एयर की वजह से जो आप इनहेल वगैरह करते हो आपकी बॉडी को भी हार्म नहीं करेगा। तो दैट्स वाई जो है इन दोनों को टीएल और टीएमएल को रिप्लेस करा गया इसके द्वारा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में इसका यूज किया जाता था। जैसे आरएसी में पढ़ाऊंगा कि आरएसी में रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर पहले यूज किया था सीएफसी का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, आप लोग जानते होंगे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेंट के तौर पे, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जो ठंडा करता है, जो कूलिंग, जो आपके चीजों को, जैसे खाना रखते हो ना, वो दूध रखते हो, खाना वगैरह रखते हो, उसको ठंडा कौन करता है? वो करता है मेरा रेफ्रिजरेंट, यानी कि कूलिंग जो कंपाउंड होता है। तो वो पहले यूज किया जाता था फ्रिज वगैरह में सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था। ओजोन लेयर जो होता है O3, ओजोन लेयर क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे। जो यूवी रे होता है, यूवी रे और रेडिएशन आता है, लेकिन मेनली यूवी रे को रोकता है मेरा ओजोन लेयर, जो कि चारों तरफ है। लेकिन जब ओजोन लेयर बहुत जगह से हटने लगा, बाद में पता चला कि सीएफसी वगैरह जो रिलीज किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा फ्रिज वगैरह में यूज करते थे, उसको बंद कर दिया। और इससे रिलेटेड जितने भी ऐसे व्हीकल है जिससे निकलता था इस तरह का कंपोनेंट जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था, उसको क्षय करता था, उन सबको बंद कर दिया गया। आज के टाइम पे जो है सीएफसी वगैरह रेफ्रिजरेंट का यूज नहीं करते, उसके जगह में अल्टरनेटिव, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, और वेरियस तरह का रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जो मैं आप लोग को आरईसी में पढ़वाऊंगा। आरईसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसमें कंप्लीट में बताऊंगा। तो सेम चीज है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेंट, आई मीन इन्वायरमेंट को बचाना। अगर आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसमें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप बच्चों के लिए संसार को बचा कर रखो, तब ना पता चलेगा, तब तक पानी खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन तब बढ़ जाएगा कि धरती में रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन कैरी करना पड़ेगा, सांस लेके जाओगे तो क्या फायदा जी के। तो पृथ्वी को बचाना भी पड़ेगा, अर्थ को नहीं बचाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि सबके पास इतना पैसा है कि एलन मस्क अगर कल चलकर अगर मून में या फिर कोई आपका मार्स में वो बोल दे कि भाई वहाँ पे भी जा रह सकते हो, वहाँ पे भी ग्रह बना सकते हो, मंगल में भी। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि वो सबको फ्री में ले जाएगा। तो जितना अगर धरती में है उतना अगर उठ के वहाँ चल गया तो फिर तो बात एक ही हो गया, वहाँ भी पोल्यूशन करने लगेगा, ठीक है। तो वो वही जा सकता है जो बिलियनियर है। तो आप तो ये इस सपना छोड़ दो कि ऐसा हो भी जाए, तो आप तो नहीं जा सकते हो। तो आपको इसी को ठीक ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। इस धरती को जितना ठीक करो आपके लिए बेटर है। इसलिए हर एक चीज को हम लोग बनाते हैं आज के टाइम पे। आप देखते हो कार्बन इमिशन कम से कम, क्योंकि कार्बन अगर बढ़ेगा
तो क्योंकि कार्बन परसेंट जैसे जितना बढ़ रहा है अर्थ का टेम्परेचर उतना ही राइज कर रहा है, तो कार्बन इमिशन जीरो कर दिया गया है। जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल का जितना डिवाइस होता है, स्मार्टफोन जो एप्पल का आता है, ठीक है, उन सब में कार्बन इमिशन जीरो कर दिया गया है। इसके अलावा जो MG का कार वगैरह आता है और अच्छी अच्छी कंपनी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी चीज, मोबाइल फोन हो गया, उसमें कार्बन इमिशन जीरो, मतलब कार्बन कंपोनेंट कम से कम है, ताकि वो रेडिएशन ना छोड़े, कार्बन कंपोनेंट ना छोड़े, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा राइज ना करे, क्योंकि ज्यादा राइज करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर वगैरह बर्फ पिघल रहा है ना, जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है वो पिघल रहा, तो जो लेयर होता है किसका, आपके समुद्र का लेयर, सी का लेवल बढ़ रहा है, और सी का लेवल बढ़ रहा धीरे धीरे तो डूबते हुए जा रहा है। और ये प्रिडिक्ट करा भी गया है कि 2000, अभी तो 2000 आपका चल रहा है ना 24, शायद 2050 के आसपास या 40 के आसपास बहुत सारी ऐसी जो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी, वो डूब जाएगी, पानी के अंदर आ जाएगी, कि धीरे धीरे से लेयर ऊपर और ऊपर जा ही रहा है। और आप देख लो कि 2000 भी चल रहा है, तो 3000 आते आते मुझे लग रहा कि अधिकतर पार्ट जो है ना वो डूब जाएगा, अंदर हो जाएगा, मतलब वो धरती बचेगा ही नहीं, मतलब पानी के अंदर हो जाएगा, तो पानी के अंदर आप कहाँ से रह पाओगे। और ये चीज रियल में होगा, ये प्रिडिक्शन किया गया है, ठीक है। ये रिसर्च अगर आप नहीं देखे हो तो देखना चाहिए, ठीक है, गूगल में कभी सर्च मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो दैट्स वाई जो चीजें बनाते हैं उसमें हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस धरती में रह रहे हैं, जो भारत माता बोलते हैं, उस भारत माता को जिंदा भी तो रखना है, जो हम लोग को खाना पीना रहने का जगह दे रही है, नहीं तो इसको आप बर्बाद करोगे तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, आज का क्लास यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करने वाला किसके बारे में, अभी देखो हम लोग क्या बात किए यहाँ पे, फ्यूल के बारे में बात किया ना, हम लोग फ्यूल के बारे में बात किया। कैसा फ्यूल, फ्यूल पहले मैं आपको बताया थोड़ा बहुत, फिर मैंने बताया फ्यूल ऑफ ऐसा इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में किस तरह का फ्यूल का यूज करते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या यूज करते हैं। पेट्रोलियम में कौन कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कौन कौन सा फ्यूल होता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है, और एक प्रॉपर्टी जो ऑक्टेन नंबर, उसके बारे में मैंने डिस्कस करा। सेम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सीआई इंजन के बारे में, यानी कि कंप्रेसर इग्निशन इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, और उसमें सीनेट नंबर होता है, सीनेट नंबर कितना होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे इस तरह पढ़ते हुए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय डियर स्टूडेंट।